Good evening, everyone. So I hope now the screen is visible. I hope. Can anyone confirm in the chat box whether the screen is visible? Okay. So now we are going to start our class. So in today's class, we will be basically discussing some important topics. Firstly, we will be having a brief introductory session on this agriculture engineering and food process engineering, particularly from the GATE point of view. And then we will be discussing something on food process engineering, how the question patterns, the question patterns, the important topics that are going to come in GATE exams from food process engineering, that thing we will discuss. And after that we will solve some questions from this GATE 2023 paper, particularly from food processing section. We will solve some papers. So this is all about today's class. So welcome you all to AE classes. So AE classes is also offering a ASET exam. It is launching an ASET exam, that is Academic Scholarship Admission Test. So you guys can have this exam. This will be very beneficial exam because the exam will be scheduled completely on your GATE syllabus only, and the exam date is on 16th July. You guys can attend this. Attempt this exam and you can avail up to 90% of the scholarship also. So ये exam आप लोग सभी मतलब दे सकते हो. So it is going to be very helpful for you guys also. So without taking any more time, I'm starting today's session. I hope the screen is visible. So now we will be starting something on introductory class on introductory session. Will be having brief introduction on agriculture engineering and food processing. So firstly हम लोग ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मेनली मतलब क्या क्या होता है एंड फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या मेनली मतलब हम लोग पहले वही देखेंगे. So to begin with agricultural engineering. ओके. सो पहले हम लोग अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में पहले हम लोग अगर जानेंगे तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मेनली इसमें क्या होता है. एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बेसिकली इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मेनली हम लोगों को दो चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में. फर्स्ट इज फार्म, हमको फार्म के बारे में जानना होता है, और सेकंड इज फोर्क. ये फार्म टू फोर्क जो चीज है, फार्म टू फोर्क तक का जो डिस्टेंस है, इसको मेनली ब्रीच करता है हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एजी. कोई अगर बेसिकली पूछे व्हाट इज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप लोग ऐसे बता सकते हैं सिंपल वर्ड में कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज द इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, जो भी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम फार्म एंड एंड्स एट फोर्क. फोर्क मतलब आपके मतलब टेबल में जाके जब वो खत्म होता है तब जाके आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग खत्म होता है.
तो वहाँ पे फार्म, अभी इसमें डिफरेंट ब्रांचेस होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पे। पर्टिकुलरली अगर हम लोग एग्रीकल्चर का ही देखें तो एग्रीकल्चर के डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं। लाइक अगर हम लोग सपोज, जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लांट्स ही होंगे। सो कभी कभी हम लोग जैसे कि प्लांट्स अगर ग्रो करें फार्म में, और एट द एंड हमको अगर उससे क्या क्या मिल सकता है, फ्रूट्स मिल सकता है, प्लांट से फ्रूट्स मिलता है, देन वेजिटेबल्स हमको मिलते हैं, देन वी ऑल्सो गेट स्पाइसेस फ्रॉम plants. So this branch from where we start from plants and at the end we get fruits, vegetables, spices, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ये आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो, बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन योर आईसीआर एग्जाम्स ऑल्सो, नॉट ओनली इन गेट। आईसीआर थियोरिटिकल एग्जाम्स में ये सब पूछ लेते हैं। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो ब्रांचेस, जो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर का ब्रांच है, प्लांट्स से शुरू होता है एंड कम एंड एंड प्रोडक्ट इसका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस होता है, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। देन इफ दिस प्लांट्स आर ग्रोन ओनली फॉर फ्लावर्स, सिर्फ फ्रूट्स के नहीं, कभी कभी फ्लावर्स के लिए भी इसको plants are going to be reared, so that is called floriculture. Floriculture. Okay. Then agriculture engineering is not limited to plants only. It also it is also that in apart from plants, हम लोग दूसरे कैटल्स एंड एनिमल्स को भी हम लोग कभी कभी ग्रो करते हैं फार्म में। कैटल्स हम लोग ग्रो करते हैं, काओ, बफेलो, ये सब भी ग्रो करते हैं, और इससे भी हम लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स निकालते हैं। लाइक एंड प्रोडक्ट कुड बी मिल्क एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हम लोग इससे निकाल सकते हैं, मतलब बाय रियरिंग कैटल एंड काउज। सो दिस इज कॉल्ड योर डेयरी। तो ये जब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के साथ रिलेट होता है, दैट इज कॉल्ड डेयरी टेक्नोलॉजी, जो हम लोग फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में भी पढ़ने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड डेयरी। देन कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज अगर हम लोग बीज, जो वाइल्ड बीज होते हैं, उसको अगर हम लोग रेयरिंग करते हैं फॉर गेटिंग हनी, वाइल्ड बीज से हमको हनी मिलता है, दैट इज कॉल्ड योर एपीकल्चर। ये सब टर्म आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। दिस इज कॉल्ड एपीकल्चर। इफ हनी बीज आर रेयर्ड फॉर गेटिंग हनी एज द अल्टीमेट प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर। देन कमिंग टू नॉर्मल फिशेस, फिशेस के किसी भी पॉन्ड में, पॉन्ड भी फार्म का एक पार्ट है। सो किसी पॉन्ड में अगर हम लोग चारा डाल रहे हैं एंड दैट चारा इज अल्टीमेटली ग्रोइंग अप टू गिव फिशेस फॉर कमर्शियल बेनिफिट्स, उसको अगर कमर्शियली मार्केट में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं फॉर फिशेस, दैट रेयरिंग इज कॉल्ड पिसिकल्चर। इसको पिसिकल्चर बोलते हैं। ये भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के एक ब्रांचेस में ही आता है, पर्टिकुलरली एक्वाकल्चर में आता है। उसमें भी हम लोग बहुत कुछ मतलब सीख सकते हैं, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सो these are the different branches, particularly these are different branches of agriculture and agriculture engineering। हाँ, तो अभी मेनली जो चीज़ें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, अभी बेसिकली हम लोग देखें कि एग्रीकल्चर को हम लोग दो चीज़ों से डिफाइन करते हैं, वन इज फार्म एंड अदर इज फॉर्क। अभी ड्यू टू this what is happening is basically why we need to study this agriculture engineering is basically, यहाँ पे हम लोग विथ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस डिमांड फॉर फॉर्क में जो ये सप्लाई जो है, ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बोले या फ्लावर्स बोले, वट एवर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, हनी, फिश, एवरीथिंग का डिमांड काफी बढ़ गया है ड्यू टू इंक्रीज इन this population. But whereas this farm, at the same time, what is happening with increasing population, we are getting more and more deforestation is occurring. Deforestation के वजह से क्या हो रहा है, agricultural lands and fields, these are dropping down, means percentage of agricultural land is dropping down. So आप खुद ही सोचिए, अगर फार्म घट रहा है, फार्म का मतलब कंटेंट अगर घट रहा है, ओके। सो इसमें बेसिकली अगर फार्म का कंटेंट आप लोग मतलब देख रहे हो कि विथ ग्रोइंग पॉपुलेशन फार्म का कंटेंट अगर घट रहा है, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट दिस डिमांड वी कैन फुलफिल विथ इन द फॉर्क एंड। तो ये दोनों एंड का, सप्लाई एंड में हम लोग डिमांड फुलफिल करना ऑलमोस्ट काफी टफ होगा। सो फॉर दैट वी नीड मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर, और मॉडर्नाइजेशन और मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, or mechanization in agriculture, so that we can boost production, इस प्रोडक्शन को हम लोग बूस्ट कर सके।
So for this reason, we need this modernization in agriculture. So this is the basics of agriculture engineering. Why we need to study agriculture engineering? What is the importance of this agriculture engineering? Because we need agriculture engineering to boost our agricultural production so that the growing population can meet this. ओके, आई एम रिपीटिंग द डिफरेंस बिटवीन फार्म एंड फोर्क. इसमें आप लोग देखिए, फार्म मतलब जो इनिशियली हम लोग जहाँ से एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं, लाइक फार्म मतलब इट कुड बी ए पॉन्ड, इट कुड बी ए डेयरी फार्म, इट कुड बी ए पोल्ट्री फार्म ऑल्सो. अगर हम लोग सपोज चिकन भी हम लोग रेयर करते हैं, कभी कभी चिकन हम लोग रेयर करते हैं, चिकन से हम लोग को एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, हम लोग को एग्स मिलते हैं और मीट मिलते हैं. तो एग और मीट जो मिलते हैं, इस ये भी एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ब्रांचेस है. इसको हमको बोलते हैं पोल्ट्री साइंस बोलते हैं इसको. तो ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट ही है. तो पोल्ट्री साइंस सिमिलरली हम लोग फार्म में डिफरेंट, मतलब फार्म कुड बी ए एग्रीकल्चर फील्ड ऑल्सो, इट कुड बी ए पॉन्ड ऑल्सो, इट कुड बी ए पोल्ट्री फार्म ऑल्सो, इट कुड बी ए डेयरी फार्म ऑल्सो. तो फार्म में हम लोग इनिशिएट करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एंड वो एंड होता है फोर्क में जाके. फोर्क मीन्स योर स्पून. फोर्क इज ए स्पून दैट वी ईट विथ फोर्क. तो मतलब फार्म से जो प्रोसेस शुरू होता है, वॉट एवर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्ट्स फ्रॉम फार्म एंड एंड एट द फोर्क, तब जाके उसको हम लोग बोलते हैं दैट कंप्लीट प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग. वो सब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंडर आता है, जो भी फार्म से. सपोज हम लोग फार्म में राइस प्लांट किए, एंड एट द एंड हम लोग फोर्क में राइस खाने को जो हम लोगों को टेबल में मिलता है. इवन हम लोग घर पे जब राइस लाते हैं, लाने के बाद फिर भी उसका प्रोसेसिंग होता है, फर्दर फूड प्रोसेसिंग होता है. हम लोग राइस को अभी रॉ नहीं खा सकते, उसको भी हम लोग कुक करते हैं, कुक करके फिर खाते हैं. तो दैट कुकिंग इज ऑल्सो ए फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन. वो हम लोग हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको. हीट ट्रीटमेंट देने के बाद देन वी आर कंज्यूमिंग इट. तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग. सो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट, मतलब जितने भी ऑपरेशन है एवरीडे लाइफ के, ऑलमोस्ट मतलब 60 to 80% ऑपरेशन, ऑलमोस्ट 60 to 80% ऑपरेशन जो हम लोग एवरीडे करते हैं, उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रहता है. 60 to 80% ऑपरेशन में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के प्रैक्टिसेस रहते हैं. इसलिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज सो इम्पोर्टेंट. अभी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है, इसके दो ब्रांचेस है. फर्स्ट वन इज योर प्री हार्वेस्ट. प्री हार्वेस्ट प्रोसेसिंग होते हैं एक. दूसरा होता है पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग. ओके, सो एक होता है प्री हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, दूसरा होता है आपका पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग. सो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग और प्री हार्वेस्ट प्रोसेसिंग में डिफरेंस यही है कि प्री हार्वेस्ट प्रोसेसिंग आपका हार्वेस्टिंग के पहले जो जो होता है, लाइक योर लैंड प्रिपरेशन, टिलेज, इरिगेशन, फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन, फर्टिगेशन, जो भी जितने भी प्रैक्टिसेस होते हैं, दोज आर कम्स अंडर प्री हार्वेस्ट प्रोसेसिंग. एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग में बेसिकली आपके आते हैं फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन, एफपीई, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग इसमें आते हैं. इसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट आते हैं. इसमें आते हैं आपका डेयरी फार्म जो भी है, डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी ये भी आते हैं. स्टोरेज, स्टोरेज में कैसे शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन कर सकते हैं, शेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ वगैरह सब कुछ. अल्टीमेटली एंटायर प्रोडक्ट्स का जितना भी प्रोसेसिंग होता है, इंक्लूडिंग योर पैकेजिंग, सब कुछ इसमें पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग में आते हैं. तो अभी हम लोग बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग के कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशंस देखेंगे. पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग के कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशंस होते हैं. तो आप लोग अगर नोट डाउन कर रहे हो तो गिव ए हेडिंग, यूनिट ऑपरेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट. इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं. तो फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में होते हैं, वो होती है आपका क्लीनिंग, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग. क्लीनिंग, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, दिस आर दी थ्री फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन जो हम लोग किसी भी फूड प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस के स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं. सो क्लीनिंग इज बेसिकली, क्लीनिंग में क्या होता है, हम लोग फॉरेन पार्टिकल्स में, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हो आप लोग, जब नोट डाउन करोगे आप लोग फुल फॉर्म में लिख लेना.
Cleaning means removal of foreign particles. कोई भी foreign particles, it could be a dirt also, it could be dust also, it could be any stones also in any food grains or anything. So उसको remove करना normal cleaning होता है. क्लीनिंग कैन ऑल्सो बी कैटेगोराइज्ड एज वॉशिंग. हम लोग वॉश करके क्लीन कर सकते हैं या फिर हम लोग खुद मतलब आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव कर सकते हैं. दैट इज योर क्लीनिंग. देन कमिंग टू सॉर्टिंग. सॉर्टिंग में क्या होता है, अभी पकड़ लीजिए हमारे पास बहुत सारे लाइक ऑरेंजेस है, बहुत सारे से 5 ऑरेंजेस है. एक का साइज इतना बड़ा है, दूसरे साइज इतना बड़ा है, तीसरा साइज ऐसा है. तो डिफरेंट साइजेस ऑफ ऑरेंजेस वी आर हैविंग. सो कैन वी सेल दिस ऑल दी ऑरेंजेस विथ सेम प्राइस? ऐसा तो नहीं कर सकता ना. जो बड़ा वाला है उसका प्राइस ज्यादा होगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेट एंड क्वालिटी ऑल्सो. सिमिलरली द ऑरेंजेस दैट इज हैविंग स्मॉलर साइज, दैट कॉस्ट विल बी डिफरेंट. तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉर्टिंग करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन देयर साइजेस एंड अदर फिजिकल क्वालिटीज. कोई ऑरेंज ऐसा होगा कि जो थोड़ा रॉटेन हो गया होगा, थोड़ा मतलब रॉटेन हो गया होगा. कोई ऑरेंज होगा कि बहुत फ्रेश है, फ्रेश ऑरेंज होगा. तो फ्रेश वाले का डेफिनेटली उसका प्राइस थोड़ा अलग होगा, रॉटेन वाले का अलग होगा. सो वी नीड टू सॉर्ट दिस फूड मीन्स ऑरेंजेस डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल पैरामीटर्स, फिजिकल अपीयरेंस, कलर के हिसाब से कर सकते हैं सॉर्टिंग. डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्रेशनेस वी कैन डू सॉर्टिंग. डिपेंडिंग अपॉन देयर साइजेस ऑल्सो वी कैन डू सॉर्टिंग. सो दिस इज योर सॉर्टिंग. और तीसरा चीज जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज योर ग्रेडिंग. ग्रेडिंग बेसिकली होता है आप लोग इकोनॉमिक वायबिलिटी के बेसिस में. मैं ईवी लिख रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हो इसको फुल फॉर्म इकोनॉमिक वायबिलिटी. इकोनॉमिक वायबिलिटी के बेसिस में हम लोग सॉर्टिंग करते हैं. लाइक डिपेंडिंग अपॉन ओवरऑल सॉर्टिंग करने के बाद हम लोग उसको प्राइस के हिसाब से कर सकते हैं. लाइक इकोनॉमिक वायबिलिटी, लाइक हम लोग पकड़ लीजिए राइस के ग्रेन है, तो कुछ कुछ नॉर्मल राइस के ग्रेन है, कुछ कुछ बासमती राइस के ग्रेन है. सो वी कैन नॉट सेल द नॉर्मल राइस, वी कैन नॉट सेल द बासमती राइस विथ नॉर्मल प्राइस. ओके, नॉर्मल राइस का जो प्राइस है उस प्राइस में हम लोग बासमती राइस डेफिनेटली सेल नहीं कर सकते बिकॉज ये प्रीमियम क्वालिटी है. तो दैट प्रीमियमनेस इज डिटरमाइंड बाय ग्रेडिंग प्रोसेस. तो आप लोग ये जान लो कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग. ओके, so there is a difference between grading and sorting. So grading means आप sorting में हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल फिजिकल वेराइटी, उसका फिजिकल पैरामीटर्स के बेसिस में हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं. बट ग्रेडिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, मेनली ग्रेडिंग में हम लोग उसका इकोनॉमिक वायबिलिटी के बेसिस में. लाइक किसी किसी का क्वालिटी ओरिजिनली अच्छा है, जैसे कि बासमती राइस का क्वालिटी ओरिजिनली वो प्रीमियम क्वालिटी के है, वी कैन नॉट सेल इट एट नॉर्मल प्राइस, उसका प्राइस टैग अलग होगा. नॉर्मल जो राइस हम लोग एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे हैं, नॉर्मल राइस और नॉर्मल व्हीट, उसका प्राइस अलग होगा. तो ये जो डिफरेंशिएशन है, दैट डिफरेंशिएशन इज डन बेस्ड अपॉन ग्रेडिंग. इसको हम लोग ग्रेडिंग करते हैं. बासमती राइस को अगर हम लोग ए ग्रेड राइस देंगे, इसको बी ग्रेड देंगे, नॉर्मल ऑर्डिनरी वेराइटी को. तो दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन. देन सेकेंड यूनिट ऑपरेशन इज योर ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन. ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन आप लोग लिखते रहे ना, डिहाइड्रेशन. So second unit operation is drying and dehydration. So drying and dehydration is a unit operation. इन दोनों में भी अभी डिफरेंस है. अभी बहुत लोगों को मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिनको डिफरेंस नहीं पता बिटवीन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन. बट देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ वेरी मेजर डिफरेंस जो एवरी फूड प्रोसेस इंजीनियर और एग्रीकल्चर इंजीनियर को पता होना चाहिए कि ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन में क्या डिफरेंस होता है. ड्राइंग इज बेसिकली रिमूविंग मॉइस्चर कंटेंट टू ए पार्टिकुलर लेवल. से आपके फ्रूट्स पकड़ लीजिए, ऑरेंज ही है जैसे मैंने पहले पकड़ा है ऑरेंज, इसमें आप लोग पकड़ लीजिए कि 90% मॉइस्चर कंटेंट है इसमें. अभी इसको ड्राई करना है. ड्राई करके अगर हम लोग से 30% मॉइस्चर कंटेंट तक लाए, ड्राई मतलब ड्राइंग इज बेसिकली हीट ट्रीटमेंट. हीट ट्रीटमेंट देके मॉइस्चर रिमूव किए करके इसको 90 से 30% अगर लाए, दैट इज कॉल्ड योर ड्राइंग प्रोसेस. बट डिहाइड्रेशन इज क्वाइट डिफरेंट. डिहाइड्रेशन में हम लोग को फाइनल जो मॉइस्चर कंटेंट हम लोग लाते हैं वो बेसिकली 0% तक लाते हैं. लाइक दैट इज बोन ड्राई मटेरियल होना चाहिए. पूरा बोन ड्राई मटेरियल जब कर देते हैं, दैट इज योर डिहाइड्रेशन. सो डिहाइड्रेशन सपोज ये 30% तक लाए हम लोग ड्राइंग करके, 30 से अभी 0% जो लाएंगे दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. अगर हम लोग डायरेक्ट भी लाते कि 90 से डायरेक्ट जीरो तक ला रहे,
देन ऑल्सो वी विल कॉल इट डिहाइड्रेशन। अगर हम लोग 30 से भी ला रहे हैं देन ऑल्सो विल कॉल इट 0%। दैट मीन्स हमारा फाइनल मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर बेसिस करके हम लोग बताते हैं कि वेदर इट इज ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। इफ इट इज ड्राइंग दैट मीन्स इसका कोई पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट तक ये हम लोग को ड्राई करके लाना है, लाइक 30%, इट कुड बी 20% ऑल्सो, इट कुड बी 5% ऑल्सो, देन ऑल्सो इट इज ड्राइंग। बट अगर हम लोग कंप्लीट बोन ड्राई कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। सो ये वाला हमारा सेकेंड यूनिट ऑपरेशन होता है, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। देन विल मूव टू थर्ड यूनिट ऑपरेशन। थर्ड यूनिट ऑपरेशन इज योर स्टोरेज। स्टोरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन बिकॉज अगर हम लोग ग्रेन को स्टोर नहीं करेंगे देन इट विल गेट रॉटन, इट विल बी अटैक्ड बाय पेस्ट अटैक हो सकता है, रॉटन हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब यूनिट ऑपरेशंस में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसमें। तो दिस इज द बेसिकली दिस इज द इम्पोर्टेंट यूनिट ऑपरेशन। इसमें हम लोग को बहुत मतलब अच्छे से स्टोरेज में भी हम लोग को बीन्स वगैरह अच्छे से डिजाइन करना होता है। ये फूड प्रोसेसिंग में बीन्स डिजाइन करते हैं, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स आते हैं, सेपरेट सेपरेट स्टोरेज स्ट्रक्चर्स भी हम लोग डिजाइन करते हैं, उसका भी आप लोग देखोगे मतलब इन द कमिंग क्लासेस we will also discuss numericals and concepts regarding storage structures also. So storage is very important, is basically shelf life को extension करने के लिए, shelf life extension करने के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। शेल्फ लाइफ आप सभी को पता होगा, शेल्फ लाइफ इज बेसिकली दी एक्सपायरी डेट बोल सकते हो किसी भी प्रोडक्ट का, मतलब उस शेल्फ लाइफ के बाद वो प्रोडक्ट मतलब ईटेबल नहीं रहेगा, दैट विल नॉट बी फिट फॉर कंजम्पशन। सो उसको अगर एनहेंस करना हो, शेल्फ लाइफ को, फ्रेशनेस को एनहेंस करना हो, देन स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द फोर्थ यूनिट ऑपरेशन। देन कमिंग टू फोर्थ यूनिट ऑपरेशन, दैट इज मिलिंग। मिलिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन। इसको हम लोग साइज रिडक्शन भी बोलते हैं, साइज रिडक्शन ऑपरेशन। साइज रिडक्शन क्यों किया जाता है? साइज रिडक्शन करने से इट विल हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। अभी हम लोग बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को इजीली कन्वेयर बेल्ट्स में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, बट अगर हम लोग उसका साइज रिड्यूस कर देते, साइज रिड्यूस करके उसको पाउडर फॉर्म में अगर ले लेते देन इट विल बी वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। तो ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेइंग, नॉट ओनली ट्रांसपोर्टेशन, फैक्ट्री में कन्वेइंग करने के लिए भी हम लोग साइज रिडक्शन यूज करते हैं। कन्वेइंग, CONVEYING, मिलिंग इज important. So this is your size reduction process, milling. Then fifth is your handling. फिफ्थ में क्या क्या यूनिट ऑपरेशन आता है? हैंडलिंग, देन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अभी ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है? हैंडलिंग पैकेजिंग मतलब लोडिंग अनलोडिंग। जो हम लोग जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो फील्ड से हम लोग पहले फैक्ट्री में लाते हैं, तो दैट इज बाय थ्रो एनी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। सो उससे लोड करना होता है, अनलोड करना होता है, तो दैट इज योर हैंडलिंग। उसमें भी आपको बहुत सारे मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस मेंटेन करने होंगे सो दैट वी कैन कीप द क्वालिटी इंटैक्ट। सो दैट इज कम्स अंडर हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। देन आप हमारा आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग में मेनली हम लोग जब प्रोड्यूस कंप्लीटली प्रोसेस्ड हो जाता है इन द फैक्ट्री, उसको हम लोग पैकेज करते हैं। उसमें एयर टाइट पैकेजिंग होता है, मॉडिफाइड एटमोस्फियर पैकेजिंग होता है, कंट्रोल्ड एटमोस्फियर पैकेजिंग होता है, मैप, कैप, ये सब आप लोग पढ़ोगे। कंट्रोल्ड एटमोस्फियर पैकेजिंग एंड मॉडिफाइड एटमोस्फियर पैकेजिंग। पैकेजिंग के अंदर जो मतलब एयर होता है उसको भी हम लोग बदल सकते हैं थ्रू इनर्ट गैसेस, हम लोग उसमें डाल सकते हैं। इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, नाइट्रोजन, ये सब डाला जाता है कभी कभी, डाल के दैट इज चेंज्ड, मीन्स इनर्ट गैसेस हम लोग डालते हैं, डाल के उसको हम लोग मीन्स चेंज कर सकते हैं। पैकेजिंग एस्पेक्ट्स को हम लोग मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। देन कमिंग टू ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन में भी हम लोग डेफिनेटली एग्रीकल्चरल जो फार्म है, जो इतना देर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फार्म से फैक्ट्री तक ला सकते हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। फैक्ट्री से हम लोग मार्केट ले जा सकते हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो वहां पे भी हम लोग को वो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है और उसमें भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा डिफरेंट क्या क्या मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रैक्टिसेस, ट्रांसपोर्टेशन के भी कुछ कुछ रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। तो दैट कम्स अंडर ट्रांसपोर्टेशन। कभी कभी रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। रेफ्रिजरेटेड, आप लोग लिख के रखना, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, जिसमें
ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, ताकि जो जो पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं, पेरिशेबल जो इजीली स्पॉयल हो जाते हैं, आप लोग फूड आइटम्स के भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, पेरिशेबल होते हैं, सेमी पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल। सो पेरिशेबल फूड आइटम्स जो इजीली स्पॉयल हो जाते हैं, उनको मेनली रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पेरिशेबल फूड आइटम्स के एग्जांपल है जैसे कि नॉर्मल फिश करी इज ए पेरिशेबल फूड आइटम, उसके लिए हमको अच्छे से मतलब रेफ्रिजरेटर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। कुछ कुछ जूसेस भी होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं, बहुत जल्दी मतलब खराब कर जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वी नीड टू गो फॉर this refrigerated transportation and other kind of transportation. So this is your fifth unit operation. Now coming to our last and one of the important unit operation, that is agricultural waste and byproduct, ये आप लिखना, बाई प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन। एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड बाई प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन है। बिकॉज बीइंग एन एग्रीकल्चरल इंजीनियर, हम इधर पे बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट होते हैं, नॉर्मल जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट होते हैं। तो एज एन इंजीनियर, एज ए फूड प्रोसेस इंजीनियर और एज ए एग्रीकल्चर इंजीनियर, ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम लोग जो एग्रीकल्चरल वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, बाई प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं, उनको कैसे हम लोग वेलोराइज कर सकते हैं। वेलोराइजेशन ऑफ वेस्ट, इसके रिलेटेड भी आप लोगों को काफी कुछ मतलब कभी कभी क्वेश्चंस भी में भी आ सकते हैं। पर्टिकुलरली ये सब थ्योरेटिकल है, तो मोस्ट चांसेस है कि ये सब आईसीएआर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आजकल वेलोराइजेशन ऑफ वेस्ट भी हो रहे हैं, लाइक डिफरेंट फ्रूट्स है, ऑरेंज के जैसे पील होते हैं, पील्स वगैरह तो नॉर्मली हम लोग फेंक देते हैं, तो पील्स को भी आजकल पाउडर किया जा रहा है, मिल किया जा रहा है, मिलिंग करके उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लाइक कुकीज में कर सकते हैं। डिफरेंट कुकीज जो होते हैं, व्हीट का कुकीज, मैदा का कुकीज, उसमें ऑरेंज पिल इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑरेंज पिल हैज गॉट गुड अमाउंट ऑफ विटामिन है उसमें, विटामिन सी रहता है, साइट्रिक एसिड रहता है उसमें, अच्छा अच्छा पॉलीफिनॉल्स भी है, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स है उसमें, तो वो सब हम लोग कुकीज में इनकॉर्पोरेट आजकल किया जा रहा है। तो दैट इज ए काइंड ऑफ वेलोराइजेशन ऑफ वेस्ट। सो ये भी इंपॉर्टेंट एक एग्रीकल्चरल यूनिट ऑपरेशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्टरी सेशन, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग। तो ये आप लोग नोट डाउन कर चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, अगर कोई नोट डाउन नहीं किया होगा, देन आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ ऑल्सो, ओके, यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन फ्रॉम हियर ऑल्सो। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट थिंग, that is GATE syllabus and exam pattern topics, okay। so ये आई होप जितना तक हम लोग डिस्कस किए ये पूरा क्लियर है। अभी नेक्स्ट हम लोग ये गेट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मेनली फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग है, इसमें दो बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। वन इज योर केएम सहाय जो मैंने यहाँ पे डाला है, और अनदर वन इज योर गिंकोप्लिस। ये दोनों बुक्स आपके पास डेफिनेटली यू गाइस शुड हैव दिस बुक्स, particularly this book. KM Sahai is very important for your ICAR exam also and for your GATE also. बोथ एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबके पास एटलीस्ट होने चाहिए फॉर फूड प्रोसेसिंग। अगर आप लोग मतलब प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से फूड प्रोसेसिंग के लिए, देन यू शुड हैव दिस बुक। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केएम सहाय। और कुछ लोग अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर दिस गिंकोप्लिस ऑल्सो। हियर ऑल्सो यू विल गेट लॉट ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, यू कैन see those examples, it is very important। so basically जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, उसमें जो आप लोग का सिलेबस है, उसमें बेसिकली 14 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं नॉर्मली, मतलब मैंने सेग्रीगेट किया है, 14 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो बेसिकली इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फूड है। इसमें बेसिकली आप लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फूड सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्फेरिसिटी सीखोगे, स्फेरिसिटी में रफली लिख रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फूड में आप लोग स्फेरिसिटी सीखोगे, राउंडनेस सीखोगे। तो ये सब बेसिकली डिफरेंट प्रॉपर्टीज है फूड के, वो सब आप लोग सीखने को मिलेगा। ये आप लोग मतलब इन द कमिंग क्लासेस वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। देन कमिंग टू मास एंड एनर्जी ट्रांसफर, इसका मैंने एक पीडीएफ ऑलरेडी शेयर किया है, आप लोग देख सकते हो। मास एंड एनर्जी ट्रांसफर, इसमें बेसिकली बैलेंसिंग होते हैं, मास बैलेंस, मॉइस्चर बैलेंस, ये सब कैसे करने होते हैं इन डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस, वो आप लोग इसमें सीखोगे। देन कमिंग टू मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर में आप लोग बेसिकली पाइप फ्लो, फिर रियोलॉजी पैरामीटर, रियोलॉजी,
हाँ, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियोलॉजिकल इक्वेशंस, न्यूटनियन फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ, ये सब बेसिकली आप लोग इसमें सीखोगे. तो दीज आर योर फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ योर फूड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग. देन कमिंग टू हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा? कंडक्शन मिलेगा हीट ट्रांसफर में, कन्वेक्शन मिलेगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हीट ट्रांसफर मिलेगा. रेडिएशन हीट ट्रांसफर, इन तीनों के डिफरेंट फॉर्मूलाज मिलेंगे आप लोगों को. दिस ऑल कम्स अंडर हीट ट्रांसफर चैप्टर. देन हीट एक्सचेंजर मिलेगा. हीट एक्सचेंजर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर होते हैं. सिंगल इफेक्ट हीट एक्सचेंजर, डबल इफेक्ट होते हैं एंड ट्रिपल इफेक्ट इज देयर. बट ट्रिपल इफेक्ट जो हीट एक्सचेंजर होते हैं, ट्रिपल इफेक्ट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा गेट में आते हैं, क्योंकि ये कंपेरेटिवली थोड़ा लेस लेंथी होते हैं और थोड़ा ट्रिकी टाइप क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से. तो दैट्स वाई ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर और ट्रिपल इफेक्ट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर के भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं. देन कमिंग टू आपका मास ट्रांसफर. मास ट्रांसफर में बेसिकली आप लोगों को मिलेगा डिफरेंट मास ट्रांसफर इक्वेशंस. इसमें बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है डायमेंशनलेस नंबर्स. डायमेंशनलेस नंबर्स होते हैं बहुत सारे, जो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे इन द कमिंग क्लासेस इफ यू ज्वाइन आवर कोर्सेज. सो उसमें आप लोगों को दिखाई देगा, मतलब डिफरेंट डायमेंशनल नंबर, वो आप लोगों को सीखना है, क्योंकि गेट में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछते हैं उसका, नॉट ओनली न्यूमेरिकल, डायरेक्ट फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेते हैं. बहुत सारे फॉर्मूला है, आपको अगर याद होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी फूड प्रोसेसिंग से आ जाते हैं. सो इट इज वेरी मच मार्क आप लोग मतलब इजीली इससे निकाल सकते हो. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मास ट्रांसफर से. फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस में बेसिकली आपको आएगा फिल्ट्रेशन आएगा, फिल्ट्रेशन के न्यूमेरिकल्स आएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन आएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, दीज आर ऑल फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस. सेडिमेंटेशन, तो ये सब बेसिकली फिजिकल सेपरेशन में. देन साइज रिडक्शन एंड मिक्सिंग. साइज रिडक्शन में आपके 3 लॉज है, 3 लॉज आर देयर फॉर साइज रिडक्शन. बॉन्ड्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे, जो मतलब अभी राइट नाउ इन बीटेक 4th ईयर और 3rd ईयर आप लोग पढ़ चुके होंगे डेफिनेटली. बॉन्ड्स लॉ, रिटिंजर्स लॉ एंड किक्स लॉ. तो ये सब मेनली आप लोग साइज रिडक्शन में पढ़ोगे. देन कमिंग टू थर्मल प्रोसेसिंग. थर्मल प्रोसेसिंग में आप लोग मेनली डेयरी प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ोगे, डेयरी टेक्नोलॉजी, उसमें मेनली थर्मल प्रोसेसिंग होता है. लाइक पास्चुराइजेशन होता है उसमें, पास्चुराइजेशन होता है, स्टेरिलाइजेशन होता है. मैं डिफरेंस इसका अभी नहीं बता रहा हूँ, आई विल बी डिस्कसिंग डिटेल इन some other classes on pasteurization and sterilization. Then coming to refrigeration and freezing, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन है, ये भी आप लोगों को एक चैप्टर है. देन कमिंग टू साइक्रोमेट्री. साइक्रोमेट्री में आप लोग बेसिकली ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये सब आप लोग पढ़ोगे. साइक्रोमेट्री का चार्ट भी एक आता है, वो चार्ट से भी क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभी. चार्ट का ट्रेंड होता है डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स का, उस ट्रेंड से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइक्रोमेट्री चार्ट आपको पता हो. देन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन. वो भी, उसके भी काफी न्यूमेरिकल्स है, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, ड्राइंग की इक्वेशंस. ड्राइंग की इक्वेशंस हम लोग अभी 2023 के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, we will see some equations of drying. Okay, so these are different drying. देन इवापोरेशन में भी सेम हम लोग सिंगल इफेक्ट, डबल इफेक्ट, ट्रिपल इफेक्ट देखेंगे. तो ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर का सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी आप लोग नोट डाउन करके रखिए, ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर. देन कमिंग टू फूड पैकेजिंग एंड हैंडलिंग. पैकेजिंग एंड हैंडलिंग में भी डिफरेंट पैकेजिंग के पैरामीटर्स एंड बैरियर्स होते हैं, शेल्फ लाइफ के डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे आज. अगर इफ टाइम परमिट्स वी विल ऑल्सो सी वन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम फूड पैकेजिंग एंड हैंडलिंग में. बेसिकली वही सब, मतलब फूड हैंडलिंग में क्या क्या प्रैक्टिसेस होते हैं वो सब. इसमें डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो बेसिकली जेनसन फॉर्मूला आप लोग देखेंगे, जेनसन फॉर्मूला, एयरी फॉर्मूला, जेनसन फॉर्मूला एंड रैंकाइन फॉर्मूला. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एवरी ईयर एक ना एक क्वेश्चन हर बार मतलब ऑल्टरनेटिवली आता रहता है, रैंकाइन फॉर्मूला से, जेनसन फॉर्मूला से, एयरी फॉर्मूला से. सो दिस आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, जो आप लोगों को इन द कमिंग क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट ए ब्रीफ टॉपिक डिस्कशन ऑन गेट exams, the chapters or the topics that comes in gate exam particularly from food process engineering. So ये basically है. So अभी हम लोग after this we will move on to our next topic, that is we will move on to solving some questions. अभी हम लोग ये questions आप I think सबके screen में visible है question.
तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को, मेरा जो सजेशन है गेट एग्जाम में, बिफोर बिगिनिंग एनी क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो पहले, सबसे पहले। सो कंप्लीट क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना होगा, like what the question says. This is a question from GATE 2023, question number 64 I'm solving. So the question says the carrot slices water activity is given, of carrot slices का water activity has been given 0.89, then are to be preserved using osmo dehydration. ये एक डिहाइड्रेशन से इसको प्रिजर्व किया गया है। ऑस्मो डिहाइड्रेशन मीन्स इसमें ऑस्मोसिस एंड डिहाइड्रेशन दोनों किया गया है, तो करके इसको प्रिजर्व किया गया है। एंड विद द एडिशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के बिना हम लोग ऑस्मोसिस इजीली नहीं होता, तो सॉल्ट से प्रिजर्व किया गया है टू 20% सुक्रोज सोल्यूशन, जिसका वाटर एक्टिविटी 0.987 दिया हुआ है, रिड्यूसेस द वाटर एक्टिविटी टू 0.85। बेसिकली वाटर एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए कैरेट स्लाइसेस का ये वाला सॉल्ट एडिशन किया गया है और सुक्रोज एडिशन किया गया है। क्यों? बिकॉज वाटर एक्टिविटी अगर वैल्यू होता है 1, तो ये बहुत ज्यादा प्रोन होता है टू एनी अटैक बाई पेस्ट अटैक से बहुत प्रोन होता है। पेस्ट कुड बी योर बैक्टीरिया, इट कुड बी फंजाई, इट कुड बी एनी मोल्ड ऑल्सो, ये सब ग्रोथ इजिली कर देगा और स्पॉइल कर देगा कैरोट स्लाइसेस को। तो वाटर एक्टिविटी वी नीड टू रिड्यूस द वाटर एक्टिविटी। सो वाटर एक्टिविटी को रिड्यूस करके इन लोगों ने किया 0.85 तक लाया है वाटर एक्टिविटी को 1 से। सो वो रिड्यूस करने के लिए उन लोगों ने ऐड किया है NaCl एंड 20% योर सुक्रोज सोल्यूशन ऐड किया है। तो हमको क्वेश्चन पूछा है कि परसेंटेज ऑफ NaCl एडेड टू द सोल्यूशन, कितने परसेंट NaCl ऐड किया गया है इस सोल्यूशन में, सोल्यूशन ऑफ दिस कैरेट जूस। सो राउंड ऑफ करना है टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये हम लोग जब आंसर निकलेगा तब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे टू 2 डेसिमल प्लेसेस। और इन लोगों ने क्या क्या गिवन दिया है, मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज दिया है 342 एंड मोलिकुलर मास ऑफ NaCl 58.44। ये मोलिकुलर मास जरूरी नहीं है कि हर बार आपको दिया जाए, बिकॉज मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज यू गाइस शुड नो दिस मोलिकुलर मास, बिकॉज ये बहुत कॉमन चीज है। आप लोग अपने एचएस में भी सुक्रोज के स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो वहां पे भी मोलिकुलर मास आप लोग पढ़े होंगे मोल कंसेप्ट वगैरह में। सो यू शुड नो द मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज एंड सुक्रोज, हेक्सेन, देन अदर जो केमिकल्स होते हैं बहुत कॉमनली यूज केमिकल, एमोनिया, हेक्सेन, इन सब के मोलिकुलर मास आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दे दिए, मतलब दिस इज लकीली दे हैव गिवन, बट नॉर्मली नहीं भी दे सकते। देन NaCl, इसका भी आपको पता होना चाहिए, NaCl, KCl, इन सब के मोलिकुलर मास, तो इन सब का सेम 58.44 आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या कंपोनेंट है। फर्स्टली अगर इसको हम लोग एक मतलब पकड़ते हैं, सपोज ये हमारा एक सोल्यूशन है, इसमें हम लोग सोल्यूशन में क्या होता है, सल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट इज बेसिकली वाटर, कैरेट जूस में सॉल्वेंट वाटर होता है। तो इसमें सॉल्वेंट कैरेट जूस जो है, इसमें सॉल्वेंट एक्चुअली कैरेट जूस है, तो कैरेट जूस सॉल्वेंट हम लोग KJ लिख रहे हैं, कैरेट जूस, कैरेट स्लाइसेस के एक्चुअली जूसेस बना के डाले हैं। तो कैरेट जूस पकड़ लेते हैं इसको, ये हमारा इतने परसेंट है। इसमें हम लोगों ने क्या डाला है, एक प्रोपोर्शन डाला गया है इसमें सुक्रोज सोल्यूशन। तो सुक्रोज कितना 20% डाला है इसमें, तो 20% सुक्रोज सोल्यूशन है। इसके ऊपर हम लोग को डाला गया है NaCl सोल्यूशन कुछ कुछ। तो NaCl सोल्यूशन का हम लोग को परसेंटेज निकालना है, कितना डालने पे इसका वाटर एक्टिविटी रिड्यूस होकर 0.85 तक आएगा। सो इसमें अगर हम लोग को कुछ नहीं दिया गया है, तो हम लोग वी कैन एज्यूम दैट X% NaCl एडेड। तो अगर ये CJ इसको कैरेट जूस को हम लोग पकड़ते, तो ओवरऑल को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि ओवरऑल हमारे पास 100% मतलब टोटल सोल्यूशन है और 100 ml टोटल सोल्यूशन है और 100 ग्राम टोटल सोल्यूशन अगर हम लोग पकड़ते, तो उसमें से X ग्राम हम लोग NaCl पकड़ लेंगे। NaCl 20% हमारा क्या है, सुक्रोज है, सुक्रोज 20% है, और बाकी हमारा कैरेट जूस है इसमें। तो इसमें 3 चीजों में ये डिवाइड हो गया, सुक्रोज, NaCl और ये। तो आप बता सकते हो अभी कितना परसेंट अभी कैरेट जूस बचा होगा इसमें। अगर 20% सुक्रोज है, X% ये NaCl है, तो कैरेट जूस कितना होगा। कैरेट जूस आप लोगों के पास अभी होगा जैसे कि 100 माइनस 20 सुक्रोज का माइनस X, तो 100 माइनस 20 आपका 80 होगा, 80 माइनस X% आपका ये सॉल्वेंट होगा जो आपको कैरेट स्लाइस है। तो ये यहाँ से आपको पता चल गया। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। इसका सॉल्यूशन में मेनली अभी कोई बता सकता है इसमें सॉल्यूशन क्या क्या मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब हम लोग 2 फॉर्मूलाज बेसिकली इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं अभी।
दो फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकालेंगे इसको कैसे मतलब सॉल्व करना है बेसिकली। सो इसमें देख सकते हो आप लोग बेसिकली इसमें फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे वो है कि रॉस इक्वेशन। तो उसके पे रॉस इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। ये रॉस इक्वेशन आप लोगों को अभी बहुतों को शायद से पता नहीं होगा, ये हम लोग बेसिकली ड्राइंग चैप्टर में पढ़ेंगे। रॉस इक्वेशन एक्चुअली स्टेट्स दैट अगर मल्टी कंपोनेंट कोई सोल्यूशन है, इसमें जैसे हम लोग मल्टी कंपोनेंट देख सकते हैं, NaCl है, मोर देन 2 कंपोनेंट्स है इसमें, NaCl है, सुक्रोज है, देन दिस कैरेट स्लाइसेस है, तो तीन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है, तो इसको मल्टी कंपोनेंट सोल्यूशन बोल सकते हैं। तो मल्टी कंपोनेंट सोल्यूशन के लिए हम लोग वाटर एक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है, मल्टी कंपोनेंट सोल्यूशन का वाटर एक्टिविटी होता है वाटर एक्टिविटी इक्वल टू एज पर रॉस इक्वेशन वाटर एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट 1 इनटू वाटर एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट 2 इनटू वाटर एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट n, मतलब जितना और होता रहेगा डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे जो कि दो ही वाटर एक्टिविटी है, तो वाटर एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट 1 इनटू वाटर एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट 2। तो वाटर एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट 1 मींस वाटर एक्टिविटी ऑफ आपका सुक्रोज इनटू वाटर एक्टिविटी ऑफ NaCl। अभी हमारा सोल्यूशन का तो वाटर एक्टिविटी ऑलरेडी दिया हुआ है 0.85, हम लोगों ने रिड्यूस करके ला लिया। वाटर एक्टिविटी ऑफ सुक्रोज हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, सुक्रोज का वाटर एक्टिविटी हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज योर 0.987 0.987 आपका सुक्रोज का दिया हुआ है ऑलरेडी, क्वेश्चन पे आप लोग देख सकते हैं 987। तो ये दोनों दिया हुआ है, बट ये वाला दिया नहीं हुआ है आपका AW ऑफ NaCl का वाटर एक्टिविटी आपको दिया नहीं हुआ है, बस बता दिया है कि 0.89 से हम लोग रिड्यूस करके 0.85 जो फाइनल वाटर एक्टिविटी है ये बता दिए। तो कितना अभी NaCl इसका नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना देते हैं इसको। अभी हम लोग मेनली और एक ये वाला रॉस इक्वेशन है, रॉस इक्वेशन बताता है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट का वाटर एक्टिविटी मल्टीप्लाई करने से हम लोग को फाइनल सोल्यूशन का वाटर एक्टिविटी मिलेगा। देन अनदर इक्वेशन जो हम लोग को यूज करना पड़ेगा फॉर दिस NaCl, so NaCl नीड्स अनदर इक्वेशन दैट इज राउल्स लॉ। राउल्स लॉ आई थिंक सब लोगों ने पढ़ा होगा इन योर HS क्लासेस, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में सब लोग पढ़े होंगे। राउल्स लॉ डिफ्यूजन वगैरह में यूज होता है, तो राउल्स लॉ डिफरेंट सॉल्यूशंस में यूज होता है। राउल्स लॉ व्हाट इट स्टेट्स दैट Raoult's law states that कि water activity of any solute in a solution is equal to the mole fraction of the solute in the solution। water activity equal to mole fraction, आप लोग लिख के रख सकते हो mole fraction। water activity of a solute in a solution is equal to mole fraction of the solute in that solution। so mole fraction, अभी mole fraction का फॉर्मूला आप लोगों ने HS में mole concepts में पढ़े होंगे। mole fraction equal to given mass by mole fraction equal to number of moles of solvent divided by total number of solvent, यही मोल फ्रैक्शन का होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स, अभी मोल्स निकालने का आप लोगों का फॉर्मूला पता है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय, अभी सॉल्वेंट बेसिकली इसमें जो कैरेट जूस है उसमें पानी ही है मेनली, तो वाटर मेनली द सॉल्वेंट है यहाँ पे, तो वाटर हम लोग पकड़ लिए, डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ वाटर बाय मोलिकुलर मास ऑफ वाटर प्लस आपका आएगा यहाँ पे सोल्यूट का। अभी सोल्यूट इसमें क्या है, हम लोग NaCl का अगर मोलिकुलर वाटर एक्टिविटी निकाल ले तो सोल्यूट ऑब्वियसली NaCl है, तो NaCl का गिवन मास NaCl हम लोग डालेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ NaCl ऑलरेडी दिया हुआ है 58.44, वो डाल देंगे डायरेक्ट हम लोग। अभी इसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें अभी NaCl जो है ये एक आयोनिक कंपाउंड है, NaCl इज ए आयोनिक कंपाउंड। ये जब वाटर में डिसोसिएट होता है ये दो आयंस फॉर्म करते हैं, एक है Na प्लस और एक होता है Cl माइनस। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। NaCl जब डिजोल्व होते हैं पानी में तो इसका दो कंपोनेंट मिलते हैं, एक है NaCl, एक है Na प्लस, एक Cl माइनस। इनिशियली हम लोगों ने एक मोलिक्यूल डाला था बट उससे हमको दो आयंस मिले, वन इज Na प्लस एंड अनदर इज Cl माइनस। तो इसकी वजह से इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो 2 हो जाता है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब राउल्स लॉ में, तो वो होगा आपका 2 फॉर NaCl। अगर ये AlCl3 होता तो आपको कितना होता, Al3 प्लस और 3Cl माइनस होता, मतलब आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 3 + 1 4 हो जाता फॉर AlCl3। बट अगर ये NaCl है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2 होगा, Na का 1 और Cl का 1।
सो नाउ कमिंग टू दिस सॉल्यूशन। सो इसमें हम लोग अभी मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होगा, वाटर का अभी हम लोग देख चुके हैं, 80 माइनस एक्स हम लोगों ने लिखा है सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास। तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा वाटर का। वाटर का मोलिकुलर वेट हमको पता है 18 ग्राम होता है। H2O है वाटर का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला H2 है, हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 प्लस 2 इज 18। सो 18 आ गया आपका वाटर का मोलिकुलर मास। सो ये वाला 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 18 प्लस ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मल्टीप्लाई करके हमारा 2 आ गया। 2 इंटू NaCl का हम लोग गिवन मास x पकड़े डिवाइडेड बाई 58.44। सो ये हमारा क्या हो गया, AW ऑफ NaCl, NaCl का AW हो गया। तो इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन देंगे, इक्वेशन 2। नाउ वी विल कंबाइन इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे आप लोग लिखते जाना। इक्वेशन 1 को आप लोग लिख सकते हो यहाँ से, इक्वेशन 1 इज 0.85 इक्वल टू 0.987 इंटू AW NaCl, और NaCl का वैल्यू हम लोग यहाँ से मिला 80 माइनस एक्स बाई 18, 80 माइनस एक्स बाई 18 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 58.44। अभी हम लोग इसको इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करके फ्रॉम 1 and 2 what we get, from 1 and 2 we basically get 0.85 equal to 0.987 into ये वाला मीन्स 80 माइनस एक्स बाई 18 डिवाइडेड बाई 80 माइनस एक्स बाई 18 प्लस 2x बाई 58.44। इसको आप लोग सॉल्व करो, आप लोग रफ में भी सॉल्व करके देख सकते हो। शुड आई गिव यू 1 or 2 minutes फॉर सॉल्विंग दिस? आप लोग बताओ, चैट में बताओ, अगर 2 मिनट चाहिए आप लोगों को सॉल्व करने के लिए तो मैं वेट कर सकता हूँ 2 मिनट। आप लोग सॉल्व करके ये बता सकते हो आंसर, इसका आंसर कितना आ रहा है, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है। सोल्यूशन आप बता सकते हो, कोई अगर सॉल्व कर रहे हो सॉल्व करके आप बता सकते हो, और एल्स हम लोग अभी देखेंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। सो ये राउल्स लॉ, रॉस इक्वेशन, ये सब कुछ आप लोगों को मिलेगा व्हेन वी विल गो बाय द चैप्टर। हम लोग जब ड्राइंग चैप्टर पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे, तब आप लोगों को सब इक्वेशन मिलेगा। नॉट ओनली दिस रॉस इक्वेशन, और भी बहुत सारे इक्वेशन है, लाइक बैट इक्वेशंस होते, हेंडरसन इक्वेशंस होते, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वो सब आप लोगों को मिलेगा तब सॉल्व करने के लिए। तो तब आप लोग मतलब ये सब अच्छे से पता चलेगा। अभी फॉर वी आर सॉल्विंग दिस 2023 क्वेश्चन पेपर, सो इसमें आप लोगों को मेनली ये मतलब चाहिए होगा। आप लोग को ये समझ में आया ना व्हाई वी यूज दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट। जैसे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आई है, ये राउल्स लॉ में आप लोगों को यूज करना होगा, बिकॉज दिस इज बिकॉज ये वाला आयोनिक कंपाउंड है NaCl। अगर ये कोई कोवेलेंट कंपाउंड होता है या फिर नॉर्मल जो कंपाउंड्स होते हैं, वो सब अगर सुक्रोज वगैरह होता तो उसके लिए हम लोग को नहीं चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर सुक्रोज का हमको राउल्स लॉ यूज करके अगर निकालना होता उसका वाटर एक्टिविटी, एट दैट टाइम वी डोंट नीड दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बिकॉज सुक्रोज कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, वो आयोनिक कंपाउंड नहीं है। बट NaCl, KCl, CaCl2,
देन AlCl3, ये सब कंपाउंड्स अगर है तो आप लोगों को डिसोसिएट करके उसको देखना पड़ेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स टोटल हो रहे हैं। हम लोग डाल रहे हैं एक, बट सोल्यूशन में जाके वो कितने मॉलिक्यूल्स अल्टीमेटली फॉर्म कर रहे हैं। लाइक AlCl3 इज फॉर्मिंग 4 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल ऑफ Al ट्राई पॉजिटिव एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ Cl नेगेटिव, ये डिसोसिएट कर रहा है तो 4 हो जाएगा उसका, मींस 4 इंटू उसका फॉर्मूला में आ जाएगा आई जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसके लिए यहाँ पे NaCl है तो NaCl इज ब्रेकिंग डाउन इनटू 2 कंपोनेंट्स, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ओके, सो यू आर गेटिंग x इक्वल टू 19.0069। ये आई थिंक थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप फिर से अच्छे से चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक है। जो आंसर इसका आना चाहिए वो आंसर आपका बेसिकली सॉल्व करने पे आएगा। आप लोग फिर से क्रॉस चेक करना कैलकुलेटर यूज करके, बिकॉज कैलकुलेटर आपके गेट एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर तो अवेलेबल है, सो आप लोग कैलकुलेटर यूज करो इसको करने के लिए। वर्चुअल कैलकुलेटर सब लोग डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा गेट कैलकुलेटर, वो वाला डाउनलोड करके अभी के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। वो भी ऑलमोस्ट वर्चुअल कैलकुलेटर की तरह सिमिलर है। तो आपका एक्स का वैल्यू जो आता है इसका बेसिकली 16.59% आता है, 16.59%। यू आर ऑलमोस्ट क्लोज टू दिस, बट कोई कहीं पे शायद से कुछ मिस्टेक होगा कैलकुलेशन, आप फिर से कैलकुलेट करना। 16.59 इसका आंसर आता है, 16.59। सो ये 16.59 ये हम लोग ग्राम पकड़ सकते हैं या परसेंट भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि इनिशियली हम लोग पकड़े कि 100% सोल्यूशन में हम लोग x% पकड़े या फिर x ग्राम पकड़े 100 ग्राम में। सो ये जो भी वैल्यू आएगा x का वो आपका परसेंट में ही होगा, मीन 16%। सो इसका आंसर आपका देख सकते हो आप लोग स्क्रॉल डाउन करके। अच्छा, इसमें ये NAT क्वेश्चन है तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, इसलिए थोड़ा लंबा है। आप लोग डेफिनेटली देखना, जो 2 मार्क के क्वेश्चन है वो उसमें बेसिकली 2 चीज आपको मांगेंगे। इसमें आप लोग देख सकते हो, पहला चीज आपको रॉस इक्वेशन पता होना चाहिए, सेकेंड थिंग आपको रोल्स लॉ पता होना चाहिए। तो 2 चीज आप यूज कर रहे हो, इसलिए आपको 2 मार्क्स इसमें मिल रहे हैं। सो इसमें अल्टीमेटली 16.59 आपके आंसर आएंगे। सो एवरीवन इज क्लियर विद द आंसर? हाँ, 16.6 इज फाइन, इट इज करेक्ट। 16.6 इज फाइन, यही आंसर आएगा। इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो, राउंड ऑफ करके 16.6 लिख सकते हो। सो दिस इज द आंसर यू विल गेट। सो शैल वी मूव टू अनदर क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं अभी, क्योंकि ये वाला जो लोग मतलब नोट डाउन नहीं किए होंगे उसको मतलब PDF मिल जाएगा सोल्यूशन का, तो यू कैन सी द सोल्यूशन ऑल्सो। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बिट लेंथी क्वेश्चन ऑल्सो। इसमें क्या क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे व्हाट इज दिस आइसक्रीम फ्रीजर। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये आइसक्रीम फ्रीजर के ऊपर है, तो आइसक्रीम फ्रीजर के बारे में हम लोग को बेसिक्स पहले जानना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन प्रोबेबली हमारा आज के सेशन का शायद से लास्ट क्वेश्चन ही होगा। अगर टाइम परमिट किया तो फर्दर हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। इसमें हम लोग पहले देखेंगे आइसक्रीम फ्रीजर के बारे में, सबसे पहले जानना पड़ेगा, फिर हम लोग बाकी चीज़ें जानेंगे। तो आइसक्रीम फ्रीजर जो होता है, इसमें हम लोग पहले बताते हैं आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरिंग। पहले आप लोगों को बताता हूँ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप लोग स्टोरी पकड़ लो, इसको एक स्टोरी में बताने वाला हूँ ऑन आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज ये अगर आपको पता नहीं होगा देन यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आइसक्रीम में क्या होता है, आइसक्रीम बेसिकली हम लोग जो बनाते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होता है आइसक्रीम में। आइसक्रीम में बेसिकली आपका इंग्रेडिएंट्स रहता है, क्रीम रहता है जो बेसिकली नथिंग बट फैट होता है। क्रीम इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज आइस क्रिस्टल। आइस क्रिस्टल हम लोग जब उसको फ्रीज करते हैं तो आइस क्रिस्टल आ जाता है, तो वो सेकेंड इंग्रेडिएंट होता है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है एयर। एयर बेसिकली आपके आइसक्रीम को फ्लफी बनाता है, फ्लफी बनाता है एंड लाइट टेक्सचर का बनाता है, लाइट टेक्सचर। ये 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपका आइसक्रीम में। तो अभी आइसक्रीम का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो बेसिकली 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप्स 2 स्टेप प्रोसेस होता है आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट स्टेप आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप में मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। मिक्सिंग लाइक मिक्सिंग कुड बी योर आइसक्रीम का जो ये क्रीम जो होता है, क्रीम में अभी डिफरेंट फ्लेवर्स हम लोग मिक्स कर सकते हैं, फ्लेवर मिक्सिंग कर सकते हैं। लाइक
वेनिला फ्लेवर होता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर हम लोग क्रीम में मिक्स कर सकते हैं. दिस इज फर्स्ट योर इंग्रेडिएंट का मिक्स करते हैं. देन सेकेंड थिंग इज योर फ्रीजिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रीजिंग. अभी फ्रीजिंग में दो सब स्टेप्स होते हैं. एक स्टेप होता है आपका डायनामिक फ्रीजिंग. डायनामिक फ्रीजिंग एक होता है, और दूसरा होता है आपका हार्डनिंग. जब आइसक्रीम थोड़ा हार्डन हो जाता है, तो हार्डनिंग प्रोसेस के लिए आपको आइसक्रीम को डीप फ्रीजर में रखना पड़ता है. उसमें बेसिकली आपको -18 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तक आपको रखना पड़ता है आइसक्रीम को, तब जाके वो हार्डन कर जाता है. बट इसके पहले आइसक्रीम डायनामिक फ्रीजिंग होता है. तो डायनामिक फ्रीजिंग जो होता है, डायनामिक फ्रीजिंग को ही मेनली हम लोग स्टडी करते हैं अभी के लिए एज ए फूड प्रोसेस इंजीनियर. तो डायनामिक आइस फ्रीजिंग जो होता है, उसी का ही क्वेश्चन आपको गेट में पूछा गया है, डायनामिक फ्रीजिंग का. तो डायनामिक फ्रीजिंग बेसिकली हम लोग जो करते हैं वो एसएसएफ में करते हैं. एसएसएफ क्या है? एसएसएफ इज स्क्रेप्ड सरफेस फ्रीजर. अभी देखिए स्क्रेपर आप लोगों ने सबको पता मतलब पता होगा, क्योंकि आप लोग सभी लोग फार्म मशीनरी ऑलरेडी पढ़े होंगे, जो मतलब सेकेंड या थर्ड सेम में पढ़ा जाता है फार्म मशीनरी. उसमें आप लोगों ने सब लोगों ने डिस्क प्लाव पढ़ा होगा. डिस्क प्लाव, डीएससी डिस्क प्लाव आप लोगों ने पढ़ा होगा. डिस्क प्लाव में कभी कभी क्या होता है कि स्क्रेपर लगा होता है प्लाव में, डिस्क प्लाव में, ताकि उससे हम लोग जो एक्स्ट्रा मड वगैरह उसमें अगर लग जाए तो वो स्क्रेप ऑफ कर सके. स्क्रेपर इज नथिंग बट ब्लेड होता है. तो ये स्क्रेप्ड सरफेस फ्रीजर मतलब क्या, इसमें स्क्रेपर लगा हुआ है. स्क्रेपर मतलब ब्लेड लगा हुआ है इसमें. तो स्क्रेपर मीन्स ब्लेड. हम लोग एफएमपी में डिस्क प्लाव जब पढ़े होंगे, उसमें स्क्रेपर लगा होता है डिस्क प्लाव में. तो वो स्क्रेपर का फंक्शन वही होता है कि एक्स्ट्रा मड या फिर जो भी अनवांटेड मटेरियल है, घास फूस, उसको मतलब स्क्रेप ऑफ करे ताकि वो स्मूथली परफॉर्म फंक्शन कर सके. so that is what happens with the blade of this scraper also. स्क्रेपर मतलब ब्लेड. तो स्क्रेप सरफेस जो फ्रीजर होते हैं, इसमें भी सिमिलरली ब्लेड रहता है. अभी इस ब्लेड का फंक्शन क्या है वो हमको पहले जानना होगा. सो ब्लेड का फंक्शन क्या होता है, हमारा जो आइसक्रीम होता है उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है. बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ आइसक्रीम जो हम लोग बनाते हैं, इसका प्रॉपर्टीज होते हैं बेसिकली ये विस्कस होता है बहुत ज़्यादा, और स्टिकी होता है. तो विस्कस और स्टिकी होने की वजह से वो क्या होता है, मशीन में, जिसमें भी मशीन में हम लोग घुमा के उसको मतलब प्रोसेस करेंगे, उसमें स्टिक कर जाएगा. इसलिए हम लोग स्क्रेपर ब्लेड यूज करते हैं. वो स्क्रेप कर देता है मशीन के डिफरेंट पार्ट से, ताकि मशीन स्मूथली रन कर सके, फ्रीजर में अच्छे से सब कुछ रोटर वगैरह रन कर सके, और वो अच्छे से फिक्स हो सके. तो दिस इज वाई वी यूज दिस स्क्रेप सरफेस फ्रीजर. उसका ब्लेड का एक फंक्शन वही है कि उसका डिफरेंट मशीन के पार्ट से उसको स्क्रेप ऑफ करना. स्क्रेप ऑफ करना जो क्रीम, एक्स्ट्रा क्रीम जो मतलब बहुत ज़्यादा स्टिकी होगा, उसको स्क्रेप ऑफ करना. सेकेंड थिंग, ये जब स्क्रेप कर रहा है एट द सेम टाइम ये क्या कर रहा है, ये एजिटेट कर रहा है. एंटायर जो आइसक्रीम हम लोग फिट किए उसमें क्रीम वगैरह, उसको एजिटेट कर रहा है. तो एजिटेट करने से क्या हो रहा है, हम लोग एयर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसमें. एयर इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, एजिटेशन के साथ ये एयर इनकॉर्पोरेशन हो रहा है. तो एयर इनकॉर्पोरेशन इज वेरी एसेंशियल. ये हम लोगों को अच्छे से मतलब करना होगा, बिकॉज हम लोग देखे हैं कि आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स में आपका एयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एयर हम लोग को फ्लफी एंड लाइट टेक्सचर के लिए चाहिए. तो इसलिए हम लोग को एयर इनकॉर्पोरेशन हम लोग एजिटेट करके उसमें डालते हैं बेसिकली. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ब्लेड. अभी जो ये ब्लेड होता है, ये जो एसएसएफ होता है, स्क्रेप्ड सरफेस फ्रीजर, इसके रोटर शाफ्ट के साथ ये ब्लेड लगा होता है. रोटर जो होता है, रोटर शाफ्ट के साथ इसका ब्लेड को ऐसे ऐसे लगा होता है. वो हम लोग अभी पिक्चर्स में देखेंगे. आप लोग देख सकते हो ये पिक्चर में, ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. तो ये वाला इसका रोटर शाफ्ट है. रोटर शाफ्ट का ये वाला लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, और ये वाला आपका इसका एरियल सेक्शन है. एरियल व्यू आप लोग देख सकते हो. तो एरियल व्यू में आप लोग देख सकते हो रोटर शाफ्ट ऐसे है, और इसका ऐसे ऐसे ब्लेड्स लगे हुए, ताकि ये शाफ्ट के जो वॉल से इसमें, ताकि क्रीम ना जमा हो सके. इसमें अगर क्रीम लग जाएगा तो ये फंक्शन अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा रोटर शाफ्ट, और आपका फ्रीजर बंद हो जाएगा. इस वजह से यहाँ पे ब्लेड्स लगे हुए हैं ऐसे ऐसे टाइप के. तो ब्लेड्स आप लोग इमेजिन कर सकते हो. ये थियोरेटिकल डायग्राम है. प्रैक्टिकल डायग्राम ऐसे है, रोटर शाफ्ट ऐसे रहते हैं और इसमें ऐसे टाइप के ब्लेड्स इंसर्ट किए जाते हैं. हाँ, तो इस यहाँ से इनलेट फ्लो होता है, मीन्स आपका क्रीम फीड किया जाता है यहाँ से, और ये चर्न करता है. ये रोटर मतलब रोटेट करता है ऐसे टाइप. ये रोटेट करेगा, रोटेट करके ऐसे टाइप रोटेट करता रहेगा ये वाला.
तो ये एंटायर सेक्शन जब रोटेट करेगा, इसके साथ ये एक्स्ट्रा जो ब्लेड है, ब्लेड से स्क्रैप ऑफ करते रहेगा ये क्रीम को, एक्स्ट्रा जो भी क्रीम इसकी मतलब वट एवर इट इज क्रीम इज स्टिकिंग टू द walls of the container. So ये scraping, it is scraping of all the extra things. And at the same time what is happening is basically ये जब rotate कर रहा है और with blade, it is basically agitating the entire mixture. जो भी mixture इससे flow कर रहे हैं, इसके क्लियरेंस वगैरह से जो भी मिक्सचर फ्लो कर रहे हैं सब एजिटेट हो रहे हैं। तो एजिटेट होने के टाइम क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग एयर फ्लो भी किया जा रहा है, एयर फ्लो किया जाता है यहाँ से। तो एयर के साथ साथ ये वाला एजिटेट हो रहा है, एट द सेम टाइम एयर इनकॉर्पोरेट हो रहा है, उसका फ्लफी टेक्सचर हो रहा है जो जो जब जब ये मूव कर रहा है। तो इसको आप लोग और बेहतर से समझने के लिए, ये एजिटेट और ब्लेड कैसे हो रहा है, हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखते हैं इसका। जैसे कि मैंने यहाँ पे, आप लोग स्क्रीन देख रहे होंगे, एक वीडियो है, तो इसको हम लोग ऑन करते हैं। अब छोटा सा वीडियो देखिए कैसे मतलब आइसक्रीम स्क्रैपर में कैसे ब्लेड्स इंसर्ट के करते हैं उसमें। ऐसे टाइप के रोटर शाफ्ट होते हैं, रोटर शाफ्ट का। तो इसमें ऐसे गास्केट्स इसमें डाले जाते हैं ताकि आइसक्रीम का जो क्रीम है वो मतलब लीक ना करे। गास्केट्स इज बेसिकली फॉर लीकिंग, प्रिवेंटिंग एनी सॉर्ट ऑफ लीकेज। आपकी इंजन में भी गास्केट्स यूज करते हैं, ऑयल गास्केट्स रहते हैं, तो वो भी सेम फंक्शन ही करते हैं, कोई टाइप के लीकेज ताकि ना हो। तो ये आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे टाइप से फिटिंग किया जाता है आइसक्रीम स्क्रैपर को। ये और एक गास्केट्स इन लोगों ने डाल दिया है। ऐसे टाइप गास्केट्स को, ये वाला हेडिंग है बेसिकली, और ये वाला आपका रोटर शाफ्ट है। इस रोटर शाफ्ट में अभी ब्लेड्स लगाए जाते हैं। तो ये मेनली आपके स्क्रैपर ब्लेड्स है। देखिए इन सबको ऐसे लॉन्गिट्यूडिनली पेरिफेरल एजेस में ऐसे टाइप से लगाया जाता है। पेरिफेरल एजेस में आप लोग देख सकते हो। ऐसे टाइप ये रोटर शाफ्ट जब घूमेगा, ये पेरिफेरल एजेस में जितने भी वॉल्स में स्टिक करेंगे क्रीम, वो सब मतलब ये चर्न करेगा, एट द सेम टाइम एजिटेट करेगा। और इसमें जो परफोरेशन आप देख रहे हो, होल्स टाइप बने हुए, वो होल्स बेसिकली एयर फ्लो के लिए बने हुए, ताकि एयर भी उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए। इस वजह से ऐसे मतलब प्रोविजन इसमें रखा गया है। और इसको ऐसे टाइप फिटिंग कर देते हैं ये लोग मेन रोटर शाफ्ट के साथ। और ये बेसिकली आपका आइसक्रीम फ्रीजर है, स्क्रैप सरफेस आइसक्रीम फ्रीजर। तो ये कंटिन्यूअस फ्रीजर है, इसमें ऐसे लगा के ये लोग फिर टाइमर वगैरह सब सेट कर देते हैं। इसका आरपीएम भी सेट करना होता है। नंबर ऑफ ब्लेड्स आपने देखा यहाँ पे 2 या 3 ब्लेड्स ही ऐसे लगाए जाते हैं। और इसका आरपीएम सेट करते ये घूमता है आरपीएम के साथ साथ। और एट द सेम टाइम इसके साथ स्क्रैपिंग ऑफ होता है आइसक्रीम, और एयर इनकॉर्पोरेशन होता है।
इसको फिर ये लोग हैंडल वगैरह सब फिट कर दिए हैं, फिट करके अल्टीमेटली इसको फिर रन कर देंगे ये लोग। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डायनामिक फ्रीजिंग। सो आइसक्रीम का दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मिक्सिंग, जो मतलब नॉर्मल फ्लेवर्स वगैरह मिक्स करना होता है। सेकेंड वन इज दिस योर डायनामिक फ्रीजिंग होता है। मतलब फ्रीजिंग में दो स्टेप्स होते हैं, दिस नॉर्मल फ्रीजिंग एंड डायनामिक फ्रीजिंग। सो हम लोग डायनामिक फ्रीजिंग अभी देखे। फिर होता है हार्डनिंग। हार्डनिंग में बेसिकली कुछ नहीं करते, उसमें बस एक बार आप लोग का डायनामिक फ्रीजिंग हो जाए उसका, उसके बाद उसको हार्डनिंग में डीप फ्रीजर में डाल देते हैं एट -18 डिग्री सेल्सियस और -30 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 18 to 30, -30 मतलब वेरी कर सकती है। इट कुड बी -20 डिग्री ऑल्सो, -25 डिग्री ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड क्वालिटी ऑफ द आइसक्रीम, वो डिटरमाइन किया जाता है, प्री डिटरमाइंड किया जाता है करके फ्रीजर में डालते हैं। दिस इज योर सिंपल स्टेप्स ऑफ आइसक्रीम। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस में क्या क्या बोल रहे हैं। आपको यही आइसक्रीम सेपरेटर का, आइसक्रीम फ्रीजर का पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, द रोटर शाफ्ट ऑफ एन आइसक्रीम फ्रीजर कंसिस्ट्स ऑफ 3 स्क्रैपर ब्लेड्स। इसमें 3 स्क्रैपर ब्लेड्स से आप लोग देख सकते हो, 3 स्क्रैपर ब्लेड्स से टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन आइसक्रीम मिक्स एंड द रेफ्रिजरेशन ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ आइस इज 30 डिग्री सेल्सियस। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पे मतलब बताना भूल गया, I forgot to tell you one important thing is, while this agitating, ऐसे चार्निंग जब हो रहा है, एजिटेटिंग हो रहा है, एयर इनकॉर्पोरेट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रोसीजर, एक फेनोमेनन हो रहा है, दैट इज योर हीट ट्रांसफर हो रहा है। इसमें हीट ट्रांसफर भी हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनन हो रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस चार्निंग, एजिटेटिंग, एयर इनकॉर्पोरेशन और स्क्रेपिंग ऑफ फ्रॉम दिस फ्रीजर वॉल। इन सब के अलावा और एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफर ऑपरेशन हो रहा है, वो हीट ट्रांसफर हो रहा है। हम लोग हीट जनरेट जो हो रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है। क्यों हो रहा है हीट ट्रांसफर? ड्यू टू ये ब्लेड का फ्रिक्शन के वजह से। ब्लेड जब स्क्रेप ऑफ कर रहा है, उससे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, उसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है। एट द सेम टाइम एयर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो ये वो एयर अगर गर्म एयर डाल रहे हैं तो उसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है, या फिर ठंडा एयर अगर डाल रहे हैं उसमें भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, बिकॉज एयर टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू दी क्रीम टेम्परेचर, तो उसमें भी कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर होगा। तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट फेनोमेनन, हीट ट्रांसफर इज ओकरिंग। सो अभी हमारा जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हो, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन आइसक्रीम मिक्स, आइसक्रीम मिक्स मतलब वो क्रीम का मिक्स और उसका फ्लेवर का मिक्स करके, एंड दैट रेफ्रिजरेंट। अभी फ्रीजर में कुछ रेफ्रिजरेंट होंगे, आप लोग रेफ्रिजरेशन पढ़े होंगे, उसमें रेफ्रिजरेंट का फंक्शन होता है टेम्परेचर को ड्रॉप डाउन करना इनसाइड द फ्रीजर, टेम्परेचर और हीट को मतलब कंज्यूम करना। तो वो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर में 30 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस होता है आइसक्रीम में। Then what it says, density and latent heat of fusion of ice are given. These are your data. They have given 917 kilojoule per meter cube and 335. ये डाटा आप लोग ट्राई करना याद रखने का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार ये डाटा आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। Sometimes this data is also not provided. You have to keep remember these data. Then they have also given, जैसे मैंने कहा कि it is an heat transfer phenomenon, so they have given the overall heat transfer coefficient. इसका overall heat transfer coefficient डाला गया है, and they have also given the maximum thickness of the scraping off, maximum कितना thickness तक ये scrape कर सकता है, blade का efficiency कितना thickness तक वो blade scrape off कर सकता है, वो 10 माइक्रोमीटर, मतलब 10 माइक्रोमीटर thickness का layer वो क्रीम का लेयर स्क्रेप ऑफ कर सकता है ब्लेड, ये दिया हुआ है। अभी आपको पूछा है मिनिमम स्पीड ऑफ द स्क्रेपर शाफ्ट। अभी शाफ्ट के साथ ब्लेड लगा हुआ है, तो वो शाफ्ट से कैसे, मतलब कितना आरपीएम में वो शाफ्ट घूमना पड़ेगा, ताकि मिनिमम कितना स्पीड में घूमना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से स्क्रेप कर सके, 10 माइक्रोमीटर तक थिकनेस तक वो स्क्रेप ऑफ कर सके। तो दिस इज द क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आप लोगों ने अभी देखा कि मतलब एंटायर ये आइसक्रीम फ्रीजर कैसे होता है। इसमें एक शाफ्ट रहता है, शाफ्ट बेसिकली घूमता है, और इसके पेरिफेरल रीजन्स पे ऐसे टाइप के ब्लेड्स लगे होते हैं। आप ये वाला पिक्चर देखिए, ये वाला पिक्चर में आपको पता चलेगा, ये शाफ्ट ऐसे ऐसे घूमेगा और इसके साथ साथ ये ब्लेड्स भी घूमेंगे। तो ये शाफ्ट कितने मिनिमम स्पीड से अगर घूमे ताकि ये 10 माइक्रोमीटर थिकनेस तक आइसक्रीम को स्क्रेप ऑफ कर सके फ्रॉम द फ्रीजर वॉल। एट द सेम टाइम वो इफेक्टिव हीट ट्रांसफर भी उससे हो, ताकि वो अच्छे से फ्रीजिंग भी हो सके, क्योंकि हम लोग डायनामिक फ्रीजिंग कर रहे हैं इसमें। तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गैप में हम लोग फ्रीज कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली आप अभी हम लोग मेनली देखेंगे इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले यही देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्टली वी हैव टू नोट डाउन द गिवन।
सो मेरे साथ आप लोग नोट डाउन करते रहो क्या क्या इसमें गिवन है। तो इसमें गिवन है, फर्स्टली हम लोगों को सबसे पहले ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस में हम लोगों को फर्स्टली देखना पड़ता है कि व्हाट इज गिवन। तो गिवन में क्या है, फर्स्टली एन इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लेड्स। ब्लेड्स है हमारे पास कितने, 3 ब्लेड्स है। एन इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लेड्स 3 है। डेल्टा टी इज योर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन आइसक्रीम मिक्स एंड दी रेफ्रिजरेंट, जो आपको 30 डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है। देन लेमडा एस इज योर लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, जो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 335 किलो जूल, उन लोगों ने मेंशन कर दिया। अगर मेंशन नहीं भी करते तब भी आपको ये रिमेंबर करना पड़ता, 335 किलो जूल। एंड डेंसिटी ऑफ आइस आपको दिया गया है 917 किलो जूल केजी पर मीटर क्यूब, बिकॉज हम लोग फ्रीजिंग कर रहे हैं तो आइस क्रिस्टल तो फॉर्म होंगे, तो उनके डेंसिटी भी मैटर करेगा इसमें। एंड आपको दिया गया है यू, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज यू 2000 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर आवर पर डिग्री सेल्सियस। अभी देखिए इन लोगों ने क्वेश्चन किस में मांगा है। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। ये लोग शाफ्ट का आरपीएम मांगे हैं। आरपीएम मीन्स रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट में। तो आपको टाइम जो चाहिए वो मिनट में चाहिए, आपको आवर में नहीं चाहिए। क्वेश्चन का डिमांड है मिनट में चाहिए। तो तुरंत आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे कन्वर्शन करोगे। ये 2000 आवर में दिया हुआ है, तो ये 2000 डिवाइडेड बाई 60 कर देने से हम लोग को मिनट में मिल जाएगा। किलो जूल पर मीटर स्क्वायर, किलो जूल है ये, किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर मिनट पर डिग्री सेल्सियस में हो गया। यू का वैल्यू 2000 डिवाइडेड बाई 60। और इसको अभी आप लोग यहाँ पे काटना मत, क्योंकि बाद में आप लोगों को काटने को मिलेगा। जब आप लोग बैलेंस करोगे तब आप लोग कैंसिल आउट करने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्यों ही खामखा आपको डेसिमल में निकालना है। इट विल कंज्यूम योर टाइम एक्चुअली, रिमेंबर दिस थिंग्स इन योर एग्जाम्स ऑल्सो। इफ यू डू इन एवरी स्टेप, इफ यू डू द कैलकुलेशन, इट इज गोइंग टू कंज्यूम योर टाइम। इससे बेटर है कि आप लोग लास्ट में जब इक्वेट करोगे तब आप लोग कैंसिल आउट देखो कितना जा रहा है, करने के बाद आप लोग डायरेक्ट जो बचेगा उसको कैलकुलेटर में डालो। क्योंकि बार बार अगर आप लोग कैलकुलेटर यूज करोगे इट इज गोइंग टू कंज्यूम योर टाइम, कंजम्पशन हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट लग जाएगा, तब तो नहीं होगा ना। तो डोंट ब्रेक इट हियर, जस्ट कीप इट इन फ्रैक्शन फॉर्म फॉर फ्रॉम हियर। एंड योर क्वेश्चन इज एन इक्वल टू, क्वेश्चन मीन्स आपको आरपीएम निकालना है, कितना रिवोल्यूशन पर मिनट में ये घूम रहा है। सो हम लोग अभी मेनली क्या करेंगे, हम लोग अभी हीट ट्रांसफर के कुछ इक्वेशंस देखेंगे। हीट ट्रांसफर के इक्वेशंस आपको, आप लोगों ने लेटेंट हीट के इक्वेशंस डेफिनेटली पढ़े होंगे। लेटेंट हीट के इक्वेशंस होते हैं Q इक्वल टू एम लेमडा, जहाँ पे Q है हीट, हीट इक्वल Q इक्वल टू एम लेमडा आपके लेटेंट हीट के इक्वेशंस होते हैं। एम लेमडा ये आप लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहीं पे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अभी ये Q मतलब ये वाला मतलब है टोटल हीट है। हाँ, और एक आप लोगों को मिला होगा फ्रॉम कंडक्शन, फूरियर लॉ। कंडक्शन आप लोगों ने, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, फूरियर लॉ कंडक्शन में होता है। फूरियर लॉ, एज पर फूरियर लॉ के हिसाब से आप लोगों को आता है Q इक्वल टू Q बाई टी, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल टू यू ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। ये वाला आपका आता है यू ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। ये आपका फॉर्मूला नॉर्मली आता है यू ए बाई, सॉरी यू ए बाई डेल्टा टी, नॉट डेल्टा एक्स, यू ए डेल्टा टी, आपको ये फॉर्मूला बेसिकली आता है। सो क्यू इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी, ये फॉर्मूला बेसिकली आपको आएगा यू ए डेल्टा टी। सो ये फॉर्मूला, आप ये दोनों फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे यूज करना है। तो ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 फॉर्मूला आपको यूज करना है। फर्स्ट वन इज योर हीट ट्रांसफर के फॉर्मूला, लेटेंट हीट के Q इक्वल टू एम लेमडा, फूरियर लॉ के इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, आप सभी लोगों ने HS में पढ़ा होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल्स ऑफ कैलोरीमेट्री, what does principles of calorimetry says? Principles of calorimetry says that heat gain equal to heat loss। जितना हीट गेन हो रहा है कहीं से, उसका मतलब है कि उसका इक्विवेलेंट हीट कहीं ना कहीं से लॉस हो रहा है, और वो दोनों इक्वल है। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। तो हीट गेन और हीट लॉस हो रहा है। अभी डिफरेंस है कि कौन हीट गेन कर रहा है और कौन हीट लॉस कर रहा है, वो समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हीट गेन कौन कर रहा है, डेफिनेटली रेफ्रिजरेंट हमारा हीट गेन कर रहा है। रेफ्रिजरेंट जो फ्रीजर में है वो हीट को गेन कर रहा है, और हीट लॉस कौन कर रहा है, ये आइसक्रीम मिक्स। आइसक्रीम मिक्स जो है वो हीट लॉस कर रहा है, हीट लॉस करके वो ठंडा हो रहा है, गेटिंग कोल्ड। आइसक्रीम मिक्स इज गेटिंग कोल्ड बाय लूजिंग हीट, व्हेयरएज रेफ्रिजरेंट इज गेटिंग हीटेड बाय गेनिंग द हीट। वो हीट को गेन करेगा तभी वो
उसके अंदर का टेम्परेचर जो फ्रीजर है उसको कूल डाउन करेगा। तो दिस इज द नॉर्मल फेनोमेनन। अभी आइसक्रीम हीट जो हीट गेन कर रहा है उसका फॉर्मूला हम लोग ये फूरियर लॉ से कर सकते हैं। फूरियर लॉ से उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं Q इक्वल टू यू डेल टी। सो यहाँ से हम लोग क्या लगा सकते हैं, कैपिटल क्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू इजल टू यू ए डेल्टा टी इंटू स्मॉल टी लिख सकते हैं। तो वो हम लोग लिखेंगे यू ए डेल्टा टी इंटू स्मॉल टी इज योर टाइम, स्मॉल टी इज टाइम, रिमेंबर इसको टाइम, क्योंकि फूरियर लॉ होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, तो हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम। सो हीट ट्रांसफर इनटू टाइम इक्वल टू आइसक्रीम मिक्स का अभी हम लोग देखेंगे वो वाला क्या मतलब इसका क्या क्या वो हो सकता है। तो आइसक्रीम मिक्स का हम लोग देखें कि इसमें बेसिकली हीट लॉस हो रहा है, मतलब कूल डाउन हो रहा है। आइसक्रीम मिक्स में क्रीम कूल डाउन होकर आइस फॉर्म कर रहा है। तो आइस का हम लोग देखें कि लेटेंट हीट कितना है, Q इक्वल टू एम लेमडा। सो यहाँ पे हम लोग Q इक्वल टू एम लेमडा डालेंगे। अभी क्लियरली हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में हम लोग कहीं पे भी मास ऑफ आइसक्रीम कहीं दिया नहीं हुआ है, कितना मास। तो जो कि हम लोग को मास ऑफ आइसक्रीम इन लोगों ने दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मास के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम और डेंसिटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस दे हैव गिवन। तो मास को वी कैन राइट एज मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वी रो लिख सकते हैं, वी रो लेमडा। वी इज योर वॉल्यूम एंड रो इज योर डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ आइस आप लोगों को दिया हुआ है, तो v इंटू रो इंटू लेमडा। अभी वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस इंटू रो इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। वॉल्यूम को वी कैन राइट इट एज एरिया इंटू थिकनेस। एरिया इंटू थिकनेस किसी भी चीज का वॉल्यूम शायद पकड़ लीजिए आप, क्यूबर्ड का ही वॉल्यूम पकड़ लीजिए, आइस क्यूब्स का, इसका कुछ एरिया होगा, ये एरिया इंटू इसका जो थिकनेस होगा वही होगा इसका वॉल्यूम। तो यही है, हम लोग यही किए कि आइस क्यूब का जो वॉल्यूम हुआ एरिया इंटू थिकनेस कर दिए इक्वल टू रो इंटू डेंसिटी। अभी यहाँ से हम लोग बैलेंस में देखिए क्या क्या क्रॉस मतलब जा रहा है, कैंसिल आउट। ये एरिया कैंसिल आउट हो रहा है और ये एरिया कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि ये सिमिलर एरिया है, एरिया ऑफ फ्रीजर आपका सेम ही रहेगा तो उतना ही होगा। तो अभी हम लोग का क्या बचा है, यू इंटू डेल्टा टी इंटू स्मॉल टी इक्वल टू थिकनेस इंटू रो इंटू लेमडा। अभी ये स्मॉल टी हमारा टाइम दिया नहीं हुआ है, बट हमको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी होता है। सबको पता है, ये बेसिक फॉर्मूला है, फंडामेंटल इक्वेशन है ये वाला। टाइम इज 1 बाई फ्रीक्वेंसी, जितना फ्रीक्वेंसी होता है उसका रिवर्स करने से टाइम मिल जाता है। तो हमारी यहाँ पे टोटल टाइम कितना होगा यहाँ पे, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी हम लोग को निकालना है, बेसिकली हम लोग को आरपीएम निकालना है, तो एन निकालना है हमको। तो 1/n निकालना है। फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली योर आरपीएम, कितना फ्रीक्वेंसी से वो शाफ्ट मूव कर रहा है, उसी से टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे हमको ये वाला जो टाइम है यहाँ पे टोटल टाइम से ही हम लोग घूमेगा, तो टोटल कितना टोटल हमारे पास ब्लेड है, टोटल 3 ब्लेड है। तो n ब्लेड्स अगर हुआ तो एन टी होगा, टोटल टाइम इज एन टी। एक एक ब्लेड के लिए अगर टी टाइम हुआ तो 3 ब्लेड के लिए 3t होगा। तो इट विल बी 3t इक्वल टू 1/n फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे टोटल टाइम इक्वल टू 1 बाई टोटल फ्रीक्वेंसी, शाफ्ट का कितना स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग टी को रिप्लेस कर सकते हैं, टी इक्वल टू क्या होगा, 1/3n हो जाएगा सिंपली। तो ये u इंटू डेल्टा टी इंटू 1/3n इक्वल टू लेमडा इंटू रो इंटू डेल्टा। अभी मैं इसका वैल्यूज सबका पुट कर दूं अगर, तो पुट करने से क्या मिलेगा, हम लोग u का पहले रखे थे कितना, 2000 रखे थे, डिवाइडेड बाई 60 रखे थे, 60 फॉर मिनट, कन्वर्शन इनटू मिनट। तो 2000/60 इंटू डेल्टा टी हमारा 30 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस था दोनों में, इंटू 1/3n। ये n आपका मिनट में ही निकलेगा क्योंकि मैंने 60 से डिवाइड कर दिया ऑलरेडी, इक्वल टू लेमडा। अभी लेमडा देखिए आप लोगों का 10⁻⁻6 दिया था माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर, सॉरी 10 माइक्रोमीटर शायद दिया था इन लोगों ने, 10 माइक्रोमीटर आप लोगों को दिया था यहाँ पे। तो 10 माइक्रोमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो अल्टीमेटली क्या होगा, 10⁻⁻5 मीटर होगा ये वाला लेमडा, इंटू 917 होगा आपका जो आइस क्यूब्स का डेंसिटी है, इंटू आइस क्यूब्स का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आपका 335 है। तो ये क्वेश्चन इक्वेशन आप लोग अभी सॉल्व करो, सॉल्व करके यहाँ से n का वैल्यू निकालो, n इक्वल टू व्हाट, n का वैल्यू जो आएगा वो आरपीएम में आएगा आपका, और उसको आप लोग राउंड ऑफ करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये वाला चीज अभी आप लोग सॉल्व करो, करके आप लोग बताओ कितना आ रहा है आप लोगों को।
ये आप लोगों को समझ में आया ना कि वाई वी हैव टेकन टाइम एज 1/n, बिकॉज ये ब्लेड जो है, ब्लेड घूम रहा है ऑन अकाउंट ऑफ आवर रोटर शाफ्ट। रोटर शाफ्ट जितना घूम रहा है उसके साथ ही ब्लेड अटैच है, तो रोटर शाफ्ट जितना आरपीएम लगा रहा है उसी हिसाब से ब्लेड भी उसी उतना ही घूम रहा है एग्जैक्टली। तो इसलिए हम लोगों ने टोटल टाइम निकाले, तीनों मिलके कितना करेगा, तो 3 × t कर दिए, टोटल टाइम इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/रोटर शाफ्ट जितना घूम रहा है 1/n, दैट इज वाई वी इक्वेट दिस 1/n। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं पे भी आ सकते हैं। यस, आपको आंसर मिल रहे हैं 108.5087, यस 108.5087। सो ये वाला हम लोग अभी देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ। सो योर आंसर इज कमिंग 108.5087। सो ये आंसर आ रहा है, तो हम लोग ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में देखिए आपको दिया हुआ है 88, 109, 121, 114 है, आपको 109 पे लगाना है क्योंकि राउंड ऑफ करके आपको यही आ रहा है ऑप्शन। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है 109 आरपीएम। सो दिस इज ऑल, आई होप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्या, वो आप बताइए। अगर करने हैं देन वी कैन कंटिन्यू वन मोर क्वेश्चन, और एल्स वी विल स्टॉप हियर। आप लोग बताइए, कोई है क्वेश्चन और, मतलब और एक सॉल्व करना है क्या, और एक हम लोग मतलब सॉल्व कर सकते हैं और एक क्वेश्चन, मतलब इट विल बी अ शॉर्ट क्वेश्चन ओनली, एमसीक्यू क्वेश्चन, नॉट ए न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्वेश्चन। वो सॉल्व करके हम लोग रख सकते हैं आज का क्लास। तो वो क्वेश्चन आप लोग अभी देख लीजिए, मैं शेयर कर रहा हूँ वो क्वेश्चन भी, आप लोग एक बार देख लीजिए, वो इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 47 है। इट इज ए थियोरिटिकल क्वेश्चन, बट इसको आप लोगों को अच्छे से समझना होगा। इसमें क्या पूछा है, द परसेंटेज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ एयर बिकम्स इक्वल टू द परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी व्हेन। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, सबसे पहले वो जानना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज एब्सोल्यूट। व्हेन वी टॉक अबाउट एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है ओरिजिनल, वो किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हुआ है, ये प्योर, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है वही एब्सोल्यूट है। जैसे ये हमारा नॉट ओनली इन केस ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इट कुड बी योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, गॉज टेम्परेचर होता है, वैसा। और रिलेटिव टर्म जो होता है वो कंपैरिजन टाइप होता है। कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो कंपैरिजन करके, मतलब किसी के साथ कंपैरिजन होगा। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है जो ओरिजिनल वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। वाटर वेपर एयर होता है, एयर में हम लोग को वाटर वेपर का कंटेंट रहता है, तो जितना ओरिजिनल वाटर वेपर कंटेंट रहता है, वाटर वेपर का कंटेंट, वही अल्टीमेटली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगा। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ए रेशियो, कितना वाटर वेपर कंटेंट हमारा एयर में है डिवाइडेड बाई कितना टोटल वाटर वेपर, मैक्सिमम वाटर वेपर हमारा एयर होल्ड कर सकता है। सपोज मैक्सिमम ये 5 ग्राम कर सकता है वाटर होल्ड, कोई एक एयर, सपोज 1 ml ऑफ एयर हम लोग को 5 ग्राम वाटर होल्ड कर सकता है, तो ये मैक्सिमम है 5 ग्राम। इसमें से कितना अभी अभी कितना कर रहा है, दैट इज योर नॉर्मल वन। तो दैट डिवाइडेड बाई मैक्सिमम इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसको हम लोग रिलेटिव बोलते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अभी क्वेश्चन पूछा गया है, when will be the percentage absolute humidity of air becomes equal to the percentage relative humidity। आपको ऑप्शंस दिया गया है, when absolute humidity of air is equal to relative humidity, saturated humidity of air is equal to the relative humidity, air is almost or completely dry, air is almost or completely saturated। तो इसमें क्या है, अभी देखिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारा एयर फुल्ली सेचुरेटेड है, फुल्ली सेचुरेटेड एयर, सेचुरेटेड एयर, फुल्ली सेचुरेटेड एयर मतलब क्या, उसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितना, 100%। इस एयर में पूरा पानी पानी भरा हुआ है, एंटायर मॉइस्चर कंटेंट इज देयर इन एयर, फुल्ली सेचुरेटेड है, तो 100% एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बेसिकली मेजर करते हैं पीवी बाई पी एस, इसका फॉर्मूला आता है पीवी बाई पी एस इंटू 100%, इसका फॉर्मूला आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। तो ये वाला रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है। अभी पीवी क्या है, पीवी इज वेपर प्रेशर ऑफ एयर, और पीएस है वेपर प्रेशर ऑफ सेचुरेशन, अल्टीमेटली सेचुरेशन का कितना है। तो अभी देखिए अगर 100% सेचुरेटेड होगा तो ऑब्वियसली ये पीवी इक्वल टू पीएस हो जाएगा। अगर 100% सेचुरेशन है मतलब सब वेपर, सब एयर में वेपर ही है, अल्टीमेटली पूरा मतलब वाटर से सेचुरेट हो गया है फुल्ली 100%, तो ये पीवी इक्वल टू पीएस हो जाएगा। तो पीवी इक्वल टू पीएस अगर हो गया
पीवी बाई पी एस, ये पी एस आपका कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 100% इज व्हाट विल बी 100%। तो हुआ ना आपका इक्वल। ओरिजिनल जब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आपका फुल्ली सेचुरेटेड के लिए 100 है और वेपर की एयर इज ऑलमोस्ट और कंप्लीटली जब सेचुरेटेड होगा, एट दैट टाइम परसेंटेज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट थिंग इज अभी हम लोग देखते हैं फुल्ली सेचुरेटेड का, देखिए फुल्ली ड्राई कंडीशन का देखते हैं। फुल्ली ड्राई मतलब एयर में एकदम से मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट इज ऑलमोस्ट जीरो, तो उसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डेफिनेटली 0% होगा, वो एब्सोल्यूट है 0%। और इसमें क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हम लोग पीवी इक्वल टू क्या देखेंगे, अगर उसमें 0% अगर मॉइस्चर है, कंप्लीट ड्राई है, तो थोड़ी ना उसका वेपर उसमें प्रेशर डालेगा, प्रेशर भी तो जीरो ही होगा, 0% है, तो 0 बाई, तो अल्टीमेटली इसमें क्या होगा, इसमें 0 बाई पी एस हो जाएगा, 0 बाई पी एस इंटू 100% विल बी अगेन 0%। तो ये फिर से इक्वल हुआ ना, 0% इक्वल टू 0%, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जब जीरो है फुल्ली ड्राई के लिए, तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी आपका जीरो ही आ रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है इस टाइम में। तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन भी आपको टिक मारने होंगे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। अगर आप किसी एक में टिक मार के आए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, इसमें दोनों में टिक करना इज इम्पोर्टेंट। दोनों में अगर आप टिक करोगे तो ये, तो इसका कंसेप्ट हम लोग और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे इन योर साइक्रोमेट्री चैप्टर, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे साइक्रोमेट्री चैप्टर, उसमें हम लोग अच्छे से फिर से डिस्कस करेंगे ये वाला चीजें। तो दिस इज ऑल अबाउट योर 2023 पेपर। और बाकी क्वेश्चंस और 2-3 क्वेश्चंस 2023 से लेफ्ट ओवर है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो आई होप सबको समझ में आया है क्वेश्चन। यस, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट इसमें। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। सो अभी फिर से मैं वही मतलब बोलना चाहूंगा दैट you these questions you try to practice, you practice from previous year questions whatever question is there। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़े, बिकॉज जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस में मतलब क्या पूछ रहे दैट इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चंस में हर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो आपको यूज करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन, कैरोट स्लाइस का वाटर एक्टिविटी 0.89 दिया हुआ था। दिस डाटा वी डिडंट यूज एक्चुअली, क्योंकि ये हम लोग को जरूरत नहीं है, ये इनिशियल स्लाइस का है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सब डाटा जो दिया हुआ है सब कुछ यूज नहीं करना चाहिए, कौन कौन से यूज करना चाहिए। हमको 0.85 को यूज करना पड़ा। तो दिस इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग द एंटायर क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ के आपको समझना होगा। So this is all for today's class. So again, before departing, I would like to again say that you guys can I would like to say that you guys can avail for this scholarship, academic scholarship admission test for this AE classes, and you can register for this. Exam date is on 16th July, and you can have the exam from 12 p.m. to 3 p.m. So you can have this exam, and if you qualify this exam with good ranks, you will be getting up to 90% of the scholarship also. This scholarship exam you can avail for this scholarship exam also. So this is all for today. So is there any more doubt? आप लोग बता सकते हो। Yes, it is given almost or completely, option D। yes, almost means देखिए अभी ideally it is not desired कि मतलब complete fully saturation और fully dry condition में जाना, it is not possible। ये ideally हम लोग मतलब सोच सकते हैं, practically it is not possible to go 100% saturation और 100% dryness of air। एयर में कुछ ना कुछ हद तक डेफिनेटली फ्रैक्शंस ऑफ मॉइस्चर रहेगा ही कभी ना कभी, दैट इज व्हाई इट इज वी कैन नॉट से इट कंप्लीटली। सो इसमें जब भी बोलेंगे उसमें ऐसा टर्म्स हम लोग यूज करेंगे ऑलमोस्ट और कंप्लीटली ड्राई। तो दैट इज व्हाई दे हैव गिवन द ऑप्शन लाइक दिस। So both C and D are correct, when air is almost or completely dry, or else when air is almost or completely saturated। So this is all, I hope you guys have understand। Now is there any doubt, further doubt? आप लोग बता सकते हो अगर कुछ और भी डाउट रहा। Is there any doubt?
अगर कुछ डाउट नहीं है देन वी कैन स्टॉप आवर क्लासेस हियर ओनली. Okay, so we'll be stopping our classes here. So thank you for today. Thank you from AE classes. You can join our courses. We'll be soon launching our courses and starting our courses, regular classes on AE classes. We will be there. We will be discussing chapter wise. Chapter wise हम लोग question solve करेंगे, PYQ solve करेंगे, and we will discuss our doubts also. And we'll have regular tests also, class tests also, and many more things we can explore there. एंड जैसे आज हम लोग वीडियोस देखे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग के, बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल दैट वी सी एंड विजुअलाइज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ये न्यूमेरिकल्स बस हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स क्यों सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ पे यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ पे डिजाइन एस्पेक्ट्स में. ये जो फ्रीजर का आप लोगों ने जैसे वीडियो देखा है, दिस वीडियो इज एसेंशियल. दिस इज बिकॉज वो न्यूमेरिकल अगर आप लोग सॉल्व करना आपको आता है, देन तभी जाके आप लोग वो फ्रीजर डिजाइन कर सकते हो. फ्रीजर में कितना उसका आरपीएम रखना है, कितना रोटर शाफ्ट का वेलोसिटी रखना है, कितना उसमें रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टीज भी आएगा, उसमें मैटर करेगा, उसका कैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है. दिस थिंग्स इफ यू डू दिस न्यूमेरिकल्स, उससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होंगे. कंसेप्ट क्लियर होने के बाद तभी जाके आप लोग इन फ्यूचर उसको डिजाइन कर सकते हो, बिकॉज डिजाइन एस्पेक्ट्स में दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड. So this is all for today. So we are winding up our classes. So thank you all. Thank you for listening patiently to my classes. Next classes probably हम लोग next week में करेंगे. So in next classes we'll be discussing few leftover questions जो भी बचे 2023 गेट पेपर्स के, वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे. we'll look into new concepts also. और मैं ट्राई करूंगा ऐसे ही वीडियोस एक दो लाने के, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल चीजें भी पता हो कि मतलब ये फॉर्मूलाज हम लोग कहाँ पे यूज करने वाले इन फ्यूचर. अगर आप फूड डिजाइनर बन रहे हो, अगर आप फूड मैन्युफैक्चरिंग डिजाइंस में अगर आप लोग जा रहे हो इन फ्यूचर, बहुत सारे फूड कंपनीज होते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं, जहाँ पे आप लोगों को मेनली ये फूड डिजाइंस के मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन और ये इक्विपमेंट डिजाइन में भी आपको मतलब लिया जाएगा. आप लोग मतलब आपका करियर मतलब उसमें भी जा सकते हो. सो इन दोज केसेस दिस आइडियाज विल बी, दिस कंसेप्ट्स विल बी रिक्वायर्ड. सो ये सब आप लोग कहानी की तरह मतलब अभी समझो, समझ के एट द सेम टाइम आप लोग नोट डाउन करके भी रखो, ताकि आप लोग मतलब इसको भूलो मत. ये कंसेप्ट आप लोग याद रखो, और इससे आप लोगों को मतलब अगर थ्योरी आपको पता है तो उसको रिलेट करके प्रैक्टिकल के साथ आप लोग इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो. इट इज नॉट दैट मच टफ. अगर आपको फॉर्मूलाज पता है और आपको अगर कंसेप्ट पता है कि कैसे क्या न्यूमेरिकल्स उसमें यूज करने हैं, कैसे फॉर्मूला को, देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस. गेट इज नॉट दैट मच टफ एग्जाम. बस यू नीड टू नो द कंसेप्ट. एंड फूड प्रोसेसिंग इज रिलेटिवली इजियर अगर आप लोग उसको अच्छे से इंटरेस्ट देके पढ़ोगे, बिकॉज यू गाइज आर ऑल, वी नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लव फूड ऑल्सो. So if you guys love food, if you love to eat different types of food, then you should develop a curiosity regarding how to process this food. क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज होते हैं प्रोसेसिंग के लिए. ये जो आइसक्रीम आप हम लोग सभी लोग खाते हैं आइसक्रीम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में, हम लोग क्वालिटी ओवाल्स या फिर दूसरे कॉर्नेटो वगैरह सब लोग आइसक्रीम खाते हैं. तो ये कॉर्नेटो कैसे बनता है वो पता होना चाहिए ना आप लोगों को, डिफरेंट मशीन्स के बारे में. तो ये गेट एग्जाम्स के थ्रू एटलीस्ट आप लोगों को पता चल रहा है. गेट एग्जाम इज पुटिंग क्वेश्चंस ऑन दिस थिंग्स, आइसक्रीम फ्रीजर, ये सब बेसिक थिंग्स है, आप लोगों को पता होना चाहिए. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, all about our class. So without taking any more time, thank you for your cooperation, thank you for attending the class, thank you from AE classes. Okay, so thank you everyone. I'm winding up today's class here only.